हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक बहुत ही बेहतरीन जो है क्लास हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट करने वाले हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें भी आप लोगों के बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बता दूं कि इस सेशन के तुरंत बाद आप लोग जितने भी बच्चों ने पूरा सेशन देखा होगा उन लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में टेस्ट भी मिलेंगी। कहां मिलेंगी टेस्ट वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर में, पूरा का पूरा फ्लो के साथ में कि कहां कहां आपको जाना है। पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा आप लोग, और जो है कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी है आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी शुरू करते हैं हम लोग हमारे जो है सेशन के अंदर में। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड गेटिंग समवेयर इज टू डिसाइड यू आर नॉट गोइंग टू स्टे वेयर यू आर। अगर आपको कहीं जाना है तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस स्थिति में आज हो आपको उस स्थिति में नहीं रहना है। अगर आज आपके पास में जॉब नहीं है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस वाली स्थिति में नहीं रहना है, आपको बेहतर जगह पे जाना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टॉप करना है, अगर आपको टॉप करना है तो। ठीक है, अगर आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करना है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बेरोजगारी में नहीं रहोगे, आप एग्जाम क्लियर करोगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद में टॉप भी करोगे। वो डिसाइड करना पड़ेगा आप लोगों को पहले। क्या आज आप वो डिसाइड करने के लिए तैयार हो? क्या आज आप लोग ये पूरा सेशन देखकर इन सारे क्वेश्चंस को अपने नॉलेज बैंक के अंदर में जमा करने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग जो है एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं उसके जरिए अपने आप को इंप्रोवाइज करके अपना बेहतर वर्जन करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि 1857 से लेकर आप लोगों का 1947 तक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इवन उससे पहले के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप लोगों से कवर करवाऊंगा मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों को धन्यवाद। उन सभी लोगों को जो है फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित। ठीक है, जिन्होंने लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी जल्दी से। ठीक है, पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा आप सभी के सभी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों से पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स आंसर करेगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारतीय डाक व्यवस्था का जनक माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम। जल्दी से बताइएगा आप लोग। ठीक है, एल्गिन, कैनिंग, डलहाउजी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न आप लोगों का, जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भारत के अंदर में डाक व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड डलहाउजी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है? ठीक है, तो भारतीय डाक व्यवस्था का जनक लॉर्ड डलहाउजी को माना जाता है। इवन जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में रेलवे का जनक डलहाउजी को माना जाता है। भारत के अंदर में टेलीग्राफ का जनक, टेलीग्राफ जो तार होते थे, ठीक है, तार बिछे हुए होते थे, इलेक्ट्रिक लाइन बिछी हुई होती थी, उसके जरिए जो है सिग्नल के जरिए मैसेज भेजा जाता था। ठीक है, तो तार या टेलीग्राफ जो था उसका भी जनक भारत के अंदर में लॉर्ड डलहाउजी को माना जाता है। तो लॉर्ड डलहाउजी इन्होंने जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने 1854 के अंदर में भारत के अंदर में एकीकृत डाक व्यवस्था शुरू की थी। सिंध डाक पहला वो पोस्टल टिकट था जो जारी किया गया था, सिंध डाक करके। ठीक है, तो भारतीय डाक व्यवस्था का जनक, ठीक है, लॉर्ड डलहाउजी को माना जाता है। टेलीग्राफ का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कलकत्ता से आगरा तक करीब 4000 किलोमीटर की जो है टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। इसके ऊपर में भी क्वेश्चन मैं आगे में पूछूंगा, तो तैयार रहिए। जितने जो भी बच्चे पूरा सेशन देखेंगे उन लोगों का फायदा होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में इसको जल्दी से पढ़िए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा, सभी बच्चों को मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या लगाने वाले हो आप लोग। हर बच्चा ठीक है आंसर करेंगे, और कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहने आप लोगों ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, सही बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी बिल्कुल सही है। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जब पोस्ट भारत का गवर्नर जनरल की गई तो पहला बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जब गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम वायसराय किया गया तो पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। तीनों के तीनों पॉइंट सही है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर में उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों से क्या पूछा है? ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सा वाला गलत है। कितने लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर में ध्यान दिया?
आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि सारे के सारे सही है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कितने लोगों ने ध्यान दिया था नहीं के ऊपर में? जल्दी बताइए, जल्दी से हाथ ऊपर करके। कितने लोगों ने ध्यान दिया था नहीं के ऊपर में? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करवा दूं। जो भी बच्चा चाहता है इस तरह के क्वेश्चंस उसको करवा दिए जाए, उसके जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, एग्जाम के अंदर में आप लोगों के लिए मदद हो जाए इन सारे क्वेश्चन से, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर मैं नहीं पूछा था, सारे के सारे सही है, तो सारे के सारे सही है, तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे सही है। ठीक है, जिसने नहीं देखा नहीं देखा है आप लोगों ने, तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मैं आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते। देखिए 63वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आप लोगों को पता है फ्रेंड, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स होंगे, जिन लोगों ने 1 to 5 क्लियर कर चुका है, 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में अभी भी, क्योंकि 1 to 5 उन्होंने क्लियर किया है, 6 to 8 क्लियर किया है, 9 10 के लिए पढ़ रहे बच्चे, ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं। ठीक है, उनको पता होगा कि जहां पर मैंने अगर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअल में वो क्वेश्चन कई सारे एग्जाम के अंदर में आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो देखिए 1923 के अंदर में, 1922-23 में मुंगेर में, ठीक है, किसान सभा का आयोजन किसने किया था? यहां पर मैं बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात नहीं हो रही है, यहां पर मैं आपकी ऑल इंडिया किसान सभा की बात नहीं हो रही है, यहां केवल किसान सभा की बात हो रही है। केवल किसान सभा थी जो मुंगेर में आयोजित हुई थी। ठीक है, 1922-23 के अंदर में किसने इसको आयोजित किया था? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। ठीक है, तो कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहेंगे। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, ये दोनों ने जो है फ्रेंड्स किसान सभा का आयोजन किया था मुंगेर के अंदर में 22-23 में। ठीक है, इसी वजह से इसका जो आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अभी आपको पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में टीआरई 4 के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में आप लोगों को जो 10,000 क्वेश्चन वाला जो एक अलग से और आपका एड ऑन आपको दिया गया, जितने भी लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, 10,000 प्लस जो बिहार के क्वेश्चन है, उसके अंदर में भी हमने ये प्रोवाइड किया है आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उसके अंदर में भी जुड़ जाइए आप लोग, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके, आप प्रैक्टिस कर सके इनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किसान सभा जो है वो उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय में वहां तक सीमित थी। ठीक है, 1922 तक, लेकिन इसको बिहार के अंदर में लाने का श्रेय, ठीक है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह को दिया जाता है। ओके, चलिए बाद में बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, ठीक है, सोनपुर मेला जो था वहां पर में किसने आयोजित की थी किसानों के हितों की रक्षा के लिए? वो की थी, ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बाद में जाकर वो जो बिहार प्रांतीय किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा, जिसके दोनों के संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में संलग्न हो गई थी। ठीक है, आगे मैं उसके ऊपर में भी क्वेश्चन कराऊंगा। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज लेड बिटवीन, बताइए, अभी आपको बताया कि टेलीग्राफ लाइन का जनक किसको माना जाता है भारत के अंदर में? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लॉर्ड डलहौजी को टेलीग्राफ जो है उसका जनक माना जाता है भारत के अंदर में। आप लोगों को बताना है कि कहां से कहां तक ये लाइन बिछाई गई थी। एक बार सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे। ठीक है, और जल्दी से लिख भी देंगे कि जी सर शेयरिंग डन। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। और आज पूरा सेशन आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐप के अंदर में कहां पर में इसकी टेस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं फ्रेंड, टेलीग्राफ लाइन जो है कहां पर में कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी कलकत्ता से लेकर आगरा तक में। ठीक है, ये करीब करीब जो है फ्रेंड 4,000 किलोमीटर की लाइन थी, और इसके वजह से ये टेलीग्राफ लाइन जो थी, ठीक है, इसके जरिए अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह में बहुत फायदा हुआ। क्योंकि बाकी जो लोग थे, जो हमारे भारतीय राजे रजवाड़े थे या भारत के जो विद्रोही लोग थे, उन लोगों को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था मैसेज लेकर। लेकिन अंग्रेजों ने लाइन बिछाई हुई थी, टेलीग्राफ लाइन, तो वो क्या कर सकते थे, कोड वर्ड में मैसेज के रूप में भेज सकते थे। ठीक है, लाइन के जरिए। ओके, तो कलकत्ता से आगरा तक की जो है सबसे पहली बिछाई गई थी, और फिर बाद में पूरे देश भर में इसका विस्तार किया गया था। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहार एग्रीकल्चर 2023 के अंदर में, एनवीएस मैथ्स हेल्पर के अंदर में 2022 के अंदर में, और एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, इसके अंदर में 2020 के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9 मिनट के अंदर में 2100 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। ठीक है, और 1400 के करीब लाइक कर दिए। तो जल्दी जल्दी से 2000 पार हम लोगों ने करना है अगले 4 मिनट के अंदर अंदर में। 2000 प्लस लाइक का टारगेट हम लोगों ने पार करना है। जल्दी बताइए। देखिए, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है,
1857 के विद्रोह के समय में जो सिंबॉलिक हेड थे, केवल नाम मात्र के जो प्रमुख थे वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जो केवल सिंबॉलिक थे क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, बट एक्चुअल कमांड जो है वो कौन से मिलिट्री काउंसिल के पास में थी। ठीक है, मिलिट्री काउंसिल के पास में थी, जिसके लीडर कौन थे, एक मिलिट्री काउंसिल बनाई गई थी, उसके लीडर थे, ठीक है, बख्त खान। ठीक है, ये बख्त खान वैसे बरेली से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? बरेली से। लेकिन लड़ाई इन्होंने कहां से लड़ी थी? दिल्ली से लड़ी थी। तो मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने पेड क्लास में 1857 का विद्रोह जो है देखा था, कितने लोग थे उस क्लास में? अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक शायद एक हफ्ता पहले, हम लोगों ने 1857 का विद्रोह जो है वो कंप्लीट किया पूरा पढ़ के। उसमें मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन बकायदा कराया था आपको, एक क्वेश्चन कि जनरल बख्त खान कहां से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि वो कहां से बिलोंग करते थे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। कहां से लड़ाई लड़ी? तो दिल्ली से लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, दिल्ली में लड़ रहे थे ये। ठीक है, और कहां से बिलोंग करते थे? तो बरेली से बिलोंग करते थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो बिलोंग बरेली से करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। देखिए काफी सारे बच्चे जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, कि थे मौजूद वो क्लास के अंदर में। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, तो बख्त खान, जनरल बख्त खान जो है फ्रेंड्स बरेली से बिलोंग करते थे, दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर जो है वो केवल नाम मात्र के हेड थे। ठीक है, एक्चुअल में दिल्ली में लड़ाई की कमान जो है वो बख्त खान ने संभाली हुई थी। जो मिलिट्री काउंसिल बनाई गई थी दिल्ली में निर्णय लेने के लिए, उसको लीड कर रहे थे जनरल बख्त खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले, कुछ कुछ देर में रिवीजन करें। कितने लोग चाहते हैं कि रिवीजन करते रहे हम लोग? ठीक है, अगर हम लोग जो है फ्रेंड्स, अभी भी 3 मिनट बचे हुए हमारे पास में, अगर हम 3 मिनट में 2000 लाइक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे में भी हम लोग रिवीजन के क्वेश्चन इस तरीके से करते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए रिवीजन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन पोस्टेज स्टैंप कब इशू किया गया था? अभी आपको बताया मैंने कि सबसे पहला इंडिया का जो पोस्टेज स्टैम्प है आप लोगों का, सिंध स्टैंप उसको बोला जाता था, सिंध पोस्ट स्टैंप। ठीक है, तो पहला पोस्टेज स्टैंप सिंध पोस्टेज स्टैंप के नाम से डलहौजी ने 1854 के अंदर में इशू किया था। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला इंडियन पोस्टेज स्टैंप डलहौजी के समय में सिंध पोस्ट स्टैंप जो है जारी किया गया था। सिंध पोस्ट स्टैंप नाम था उसका। ठीक है, सिंध पोस्ट स्टैंप। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन सही, इसका आंसर सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, और आप लोग खुद से पढ़िएंगे और आंसर बताएंगे इसका। सभी लोग, आप लोगों को बताना है कि वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जी हाँ सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसराय था भारत का, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहला वाइसराय। अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वहां पर मैं इनकरेक्ट पूछा था, अब यहाँ पर मैं करेक्ट पूछा है आप लोगों से, तो आंसर यहाँ पर मैं डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों डी होगा? क्योंकि अब आपसे यहाँ पर मैं करेक्ट पूछा है। अब ध्यान दिया आप लोगों ने, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द टेलीग्राफ लाइन लेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ये रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, आगे में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन जो है आप लोगों की कहां से, कलकत्ता से आगरा के बीच में करीब 4000 किलोमीटर की ये लाइन बिछाई गई थी। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमेंट के अंदर में सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। चैट रेट अभी आप लोगों का 1380 के करीब का चैट रेट चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हम लोग जो है बढ़ाकर कम से कम 4000 5000 चैट रेट कर सकते हैं, अगर आप सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे तो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो, और उतना ही जो है आप लोगों के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा एनर्जी निकल कर आती है। ठीक है, नेक्स्ट DSSB पीजीटी का क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर मैं देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल कमीशन द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन? ठीक है, टेलीग्राफ लाइन जो है फ्रेंड्स कलकत्ता से आगरा के बीच में 1853 के अंदर में बनाई गई थी। किसके समय में बनाई गई थी टेलीग्राफ लाइन? तो टेलीग्राफ का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, तो डलहौजी के समय में बनाई गई थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 98% लोगों ने देखिए यहाँ पर मैं सही आंसर दिया है अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सके पूरी एनर्जी के साथ में। अपनी मैंने पूरी एनर्जी डाल दी है, क्या आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है? ये आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया, बरेली से दिल्ली तक किया? देखिए बरेली से बिलोंग करते थे। ठीक है, बरेली से बिलोंग करते थे, फिर बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली आ गए, और दिल्ली के अंदर में उन्होंने विद्रोह की जो है वो लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि किसने जो है फ्रेंड्स बरेली से आकर, बरेली से दिल्ली में आकर जो है अपना विद्रोह किया था, दिल्ली में लड़ाई लड़ी थी? तो जनरल बख्त खान जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा, जनरल बख्त खान। ठीक है, बरेली से बिलोंग करते थे। एक्चुअल में फिर बरेली में किसने लड़ा? ठीक है, तो बरेली में किसने लड़ा था ये आप लोग मेरे को बता देंगे, 1857 का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, और क्वेश्चंस इसके ऊपर में भी रिवीजन करेंगे हम लोग फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कॉल्ड नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बंगाल सेना की नर्सरी किसको कहा जाता था? देखिए नर्सरी का मतलब क्या होता है,
नर्सरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर में छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, उनकी देखभाल की जाती है। इसी वजह से जो छोटी स्कूल होती है ना, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल, उसको भी नर्सरी बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी छोटे छोटे पौधे टाइप के। तो नर्सरी का मतलब एक्चुअल में होता है जहां पर में छोटे छोटे पौधे उगते हैं। ठीक है, तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, बंगाल आर्मी की नर्सरी, या बंगाल आर्मी जिससे बड़ी हुई, या जिस जहां पर में बंगाल आर्मी के मैक्सिमम लोग जहां से बिलोंग करते थे, तो वो कहा जाता है अवध को। देखिए फ्रेंड्स, क्यों कहा जाता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पेड क्लास में भी कराया था आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अवध और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां से सबसे ज्यादा लोग जो है बंगाल आर्मी में थे। बंगाल आर्मी में सबसे ज्यादा लोग कहां से बिलोंग करते थे, अवध और उत्तर प्रदेश के इलाके से। इसी वजह से अवध को, अवध रीजन को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता था। ठीक है, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग अवध के इलाके से, अवध और उत्तर प्रदेश का जो इलाका था, वहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, थैंक यू जय महाकाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। तो अवध जो है आप लोगों का नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी इसको कहा जाता था। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक बार लॉर्ड डलहौजी ने अवध के लिए कहा था कि अवध एक ऐसी चेरी है, ठीक है, एक ऐसी चेरी है जो आज नहीं तो कल हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी। ठीक है, जैसे कि वो पता नहीं झाड़ के नीचे जाकर वो मुंह खोल के जो है वो बैठा ही था। ठीक है, 1851 में कहा था उसने, और फाइनली जो है फ्रेंड्स उसने क्या किया, 1856 के अंदर में, ठीक है, अवध को कब्जे में ले लिया था डलहौजी ने, मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर। तो 5 साल तक चेरी हमारे मुंह में आके, भाई क्या कहना क्या चाहता है डलहौजी। ठीक है, ओके। तो किसने कहा था कि अवध एक ऐसी चेरी है दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएंगी। ठीक है, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी, और फिर फाइनली 1856 में उसको जो है वो ब्रिटिश अंपायर में मिला लिया था डलहौजी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों ने सबसे कट्टर दुश्मन किसको बताया है, 45वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना चाहूंगा कि बाइलिंगुअल टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर 10,000 से भी ज्यादा बीपीएससी और डिफरेंट बिहार के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। जितने भी बच्चे हैं वो जरूर इसको आप लोग कर सकते हो एक्सेस। ठीक है, चलिए पूरा सेशन अच्छे से देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो है फ्रेंड्स मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते थे, तो फैजाबाद से बिलोंग करते थे, फैजाबाद से बिलोंग करते थे, ये याद रखना आप लोगों ने, फैजाबाद से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, फैजाबाद से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनके ऊपर में 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर में। ठीक है, चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजों ने इनको अपना सबसे कट्टर दुश्मन माना था। देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर करेंगे आप लोग। सुगौली की ट्रीटी कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, सुगौली की संधि। अब ये भी बता दो कि सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से, बताइए। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी। तो सुगौली की संधि जो है फ्रेंड, देखिए अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो ये हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, एक्चुअली एक युद्ध चला था जिसको नल पानी की लड़ाई कहा जाता है। तो ये नल पानी की लड़ाई जो है आप लोगों की 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो आंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था आप लोगों का, ठीक है, उसके बाद में एक संधि हुई थी सुगौली की संधि। ओके, तो सुगौली की संधि आप लोगों की हुई थी। उस समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, ये याद रखना आप लोगों ने, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी, तो सुगौली की संधि जो है कब हुई थी आप लोगों की, ठीक है, 1816 के अंदर में हुई थी। ठीक है, तो किसके किसके बीच में हुई और कब हुई थी, तो 1816 के बीच में हुई, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और नेपाल के बीच में हुई थी। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों की, इसी संधि के बीच में एक नदी है जिसको भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर डिसाइड किया गया था। और एक क्वेश्चन आया भी था इसके अंदर में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ढूंढ के लगा भी दीजिएगा आगे में कुछ क्वेश्चन के बाद में, कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है, कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, अगर आप लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ, तो ये भारत है, नेपाल है, यहाँ उत्तराखंड का इलाका है। तो महाकाली नदी, जिसको काली नदी भी कहा जाता है सिंपली, ठीक है, सिंपली आप लोग इसको काली नदी या फिर इसको शारदा नदी के नाम से भी आप लोग जानते हो। ठीक है, काली नदी, महाकाली नदी या शारदा नदी इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये ट्रीटी ऑफ सुगौली से ही डिसाइड हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप लोग देख एक और चीज देखिए, यहाँ पर मैं भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर में है काली नदी या शारदा नदी। ठीक है, इंडिया का जो उत्तराखंड वाला इलाका है और नेपाल, यहाँ पर में इलाका ये काली नदी बनाती है। यहाँ पर में काला पानी नाम से एक जगह है, वो काला पानी की सजा
अंडमान निकोबार में देते थे वो अलग चीज है, कालापानी नाम का इलाका भी है यहाँ पर में इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो काली रिवर क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में एक कि कौन सी नदी बनाती है, ये ट्रीटी ऑफ सिगोली से ही डिसाइड हुआ था ये। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन याद आ रहा है आप लोगों को, कहीं देखा देखा सा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर में? बताइए जल्दी से। पढ़ के मजा आ रहा है सर, अंकित यादव जी बहुत बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर, मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को इसी तरीके से और भी चीजें जो है वो मिलती रहे। जी देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करें ये क्वेश्चन की, तो ये हमने जो है पिछले रात ही पढ़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि कल नॉलेज कैप्सूल के अंदर में मैंने ये पढ़ाया था, आप लोगों को याद आ गया? पिछले नॉलेज कैप्सूल के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1925 के अंदर में, ठीक है। इसी से टूटकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये बनी थी आप लोगों की 1964 के अंदर में, 1964 के अंदर में। बताइए जल्दी से, क्या इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आप लोग आंसर एलिमिनेट कर पा रहे हो? बहुजन समाज पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर में, ठीक है, हाथी इसका सिंबल है, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में इसकी सरकार भी है ममता बनर्जी की, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, 1998 के अंदर में इस पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस से टूट के। तो अब बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग देखिए और आंसर लगाइए इसका। जो सही आंसर क्या होगा? 69वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और टीआरई के अंदर में भी पूछने की जाने की बहुत अधिक संभावना है। केवल 14 लाइक्स दूर है हम लोग फ्रेंड 2000 से। 1986 लाइक्स यहाँ पर में ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक अपना योगदान नहीं दिया, जल्दी जल्दी से यहाँ पर में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे ताकि पूरी टीम मोटिवेट होकर इसी तरीके से आप लोगों के लिए और काम करते रहे। हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे देगा। पहले मुझे जीके जीएस से बहुत डर लगता था, बट आपसे पढ़ने के बाद में मैं खुद को भरोसा आ गया है कि टीआरई थ्रू में सिलेक्शन हो जाएगा सर। आप दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। सादर प्रणाम गुरुजी। जी संध्या यदुवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ए की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है, बी की जोड़ी जो है आप लोगों की 3 के साथ लगने वाली है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आसानी से आप लोगों ने आंसर जो है लगा दिया इसका। 69वीं बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस भी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के अंदर में आपको अवेलेबल है, ठीक है। नाउ वह नदी जो भारत और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है, बताइए उसका नाम क्या है? ठीक है, गंडक नदी, तीस्ता नदी, कोसी नदी, महाकाली नदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? फास्ट। देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, वह नदी जो भारत और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है, तो अभी हमने देखा महाकाली नदी, और या इसको काली नदी भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको शारदा नदी भी बोलते हैं। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। इसको शारदा नदी भी बोला जाता है। काली नदी, महाकाली नदी, ठीक है, शारदा नदी, जो इंडिया और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, इसको ट्रीटी ऑफ सुगोली जो 1816 में हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स के समय में ये संधि हुई थी, और इसी को जो है आधार मानकर आज भी भारत और नेपाल के बीच में उसको सीमा माना जाता है, ठीक है। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? जल्दी बता देंगे आप सभी के सभी। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएंगे। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था इनमें से? जनरल डायर को, कर्जल वाइली को, माइकल ओडवेयर को, सॉन्डर्स को, ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक से अधिक। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। जी तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कैक्सटन हॉल है लंदन के अंदर में, ठीक है। तो लंदन के अंदर में कैक्सटन हॉल के अंदर में क्या किया था? 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह जो थे, उन्होंने माइकल ओ ड्वेयर को मारा था। जितने भी लोगों ने जनरल डायर आंसर लगाया है, ठीक है, ये जितने भी लगाने वाले उन लोगों का गलत है, ठीक है। इन्होंने मारा था माइकल ओ ड्वेयर को। कब मारा था? 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1940 को। कहां पर में मारा था? कैक्सटन हॉल, कैक्सटन हॉल, ठीक है, लंदन के अंदर में, लंदन में, ठीक है। तो कैक्सटन हॉल, CAXTON, कैक्सटन हॉल के अंदर में उन्होंने जो है मारा था, और इसके बाद में इनको फांसी दे दी गई थी लंदन के अंदर में, ठीक है। इन्होंने क्यों मारा था माइकल ओडवेयर को? क्योंकि माइकल ओडवेयर उस समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिस समय में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने उनको मारा। वैसे उधम सिंह जो है जनरल डायर को मारते तो ज्यादा अच्छा होता ना, क्योंकि जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। माइकल ओडवेयर अलग है, जनरल डायर अलग है। जनरल डायर वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे। माइकल ओडवेयर वो व्यक्ति थे जो पंजाब के उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जनरल डायर को बचा लिया था। तो क्यों नहीं मारा फिर जनरल डायर को उन्होंने? बताइए
भाई सरदार उधम सिंह चाहते तो जनरल डायर को भी मार सकते थे पहले, तो बताइए क्यों नहीं मारा? क्योंकि जनरल डायर अपने आप मर गया था 1926 के अंदर में, ठीक है, अपने आप 1926 में मर गया था वो, ठीक है, खुद की मौत। तो अब बचा कौन? बोले माइकल ओडवेयर है, जो उस समय में दूसरा व्यक्ति था जिसने जनरल डायर को बचा लिया था, तो इसको मार दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जनरल डायर ऑलरेडी मर चुका था, इसी वजह से माइकल ओडवेयर को उन्होंने सिर्फ मारा, नहीं तो अदरवाइज जनरल डायर मरता पहले, ठीक है। सरदार उधम सिंह, इनके नाम के ऊपर में एक राज्य है जहां पर में एक जिला भी है, तो कौन सा राज्य है जहां पर में सरदार उधम सिंह के नाम के ऊपर में जिला बनाया गया है? तो याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग जो है फ्रेंड्स, वो जिला है उत्तराखंड के अंदर में, सरदार उधम सिंह जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? एनटीपीसी एग्जाम के अंदर में आया था, जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको दिखाया था वो क्वेश्चन आया था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो कमीशन की एग्जाम होती है उसके अंदर में। और ये देखिए आप लोग एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। और ये क्वेश्चन बंगाल की नर्सरी किसको कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। एग्जाम का आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गली गली शहर शहर जिधर देखो टीचिंग परीक्षा का ही है लहर, क्या बात है शारिक अहमद जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अवध जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इसको कहा जाता था। किसने कहा था कि जो है, बताइए, चलिए पहले आंसर कर दीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन लगा दिया है यहाँ पर में टीम ने। तो बंगाल की नर्सरी जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता था? यूटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा इसका, हर कोई बच्चा जो है कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ताकि आपको याद रहे ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल स्टडीज के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी से। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है वो एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में कि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो अभी तक यहाँ पर में जुड़े हुए, 3100 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ में, 2200 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा देख रहा है और जिन्होंने अपना अपना योगदान भी दे दिया है, वो हाथ ऊपर करके एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, खुशबू मधेशिया जी है, सीमा मीना जी है, ठीक है, सोनम यादव, बहुत सारे लोग हैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, पूजा प्रशांत, हीना कुमारी, रोशन परवीन, रेशमा परवीन, पूनम, ज्योति पाठक, बहुत सारे लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली अपना हाथ ऊपर करके यहाँ पर में बता भी रहे हैं, ठीक है, गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? एक चेरी जो हमारे मुंह में गिर जाएंगी, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ठीक है। किसके लिए कहा था? अवध के लिए कहा था, ठीक है। नाउ अवध राज्य को किसने एक चेरी, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी का क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग इसका आंसर कमेंट के अंदर में करोगे जल्दी से, ठीक है। 2000 से ज्यादा का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते जाएंगे कमेंट में, ठीक है। तो एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ठीक है, ऐसा अवध के लिए किसने कहा था? आप लोग आंसर करोगे, एनटीपीसी सीबीटी का क्वेश्चन नहीं आपका, ठीक है। अवध राज्य को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? अब देखिए, अवध राज्य को चेरी कहा था डलहौजी ने 1851 में, लेकिन अवध राज्य को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, मिला लिया था, एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। कौन से साल किया था लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर में कब्जा? मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर वो किया था 1856 के अंदर में, 1856 के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, 1856 में किया था ये, ठीक है। तो 1856 के अंदर में जो है इसको जो है औपचारिक रूप से इसको विलय कर लिया गया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1856, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में सुगौली की संधि हुई थी? तो देखिए, जो नेपाली लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, नेपाली, उनको जो है क्या कहा जाता है? गोरखास कहा जाता है, गोरखा, ठीक है। तो गोरखा, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को दे रहा है, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे यहाँ पर में। तो गुरखास के बीच में मतलब कि अंग्रेज और गोरखा मतलब नेपालियों के बीच में हुई थी, ठीक है, नेपाली। तो गुरखा किसको कहा जाता है? ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, बिल्कुल काम आएगा सरिया शाहीन जी, ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो सभी के लिए काम की है ये क्लास। नाउ देखिए, ये बिहार पुलिस एसआई का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर में, सुगौली की संधि अंग्रेजों और ब्लैंक के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, सीपीओ का क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी? फास्ट कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुरखा हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था आप लोगों का फ्रेंड, नल पानी का युद्ध उसको कहा जाता है, 1814 से लेकर, ठीक है, 1816 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था ये, ठीक है, और इसी के बाद में आप लोगों की सुगौली की संधि साइन हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, नल पानी का युद्ध इसको बोलते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1814 से 1816 के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का गठन किस वर्ष हुआ था?
अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अगर केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोला जाए 1925 के अंदर में इसका गठन हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों से इससे टूटकर जो एक अलग पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ब्रैकेट में एम लिखा हुआ होता है, ठीक है, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट, तो इसका गठन हुआ था आपका 1964 के अंदर में। कल रात में मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया, कितने लोगों को याद आ रहा है, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। केवल 6 पार्टीज है नेशनल पार्टीज। जितने भी बच्चे थे कल रात में क्लास के अंदर में, बताइए, कोशिश करिए जितने भी आपको याद आ रही है, 6 में से जितनी पार्टीज याद आ रही है, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया कि राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है ना। तो आज उसको हम लोग कंटिन्यू भी करने वाले हैं आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि ये सारी चीजें जो आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीमियम कंटेंट, वो आप लोगों को मिस ना हो आप लोगों से, और आप लोग इन सारी चीजों को अच्छे से याद रख सके, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में डिटेल रिवीजन के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो 7611101101, 9697888844 ये नंबर आपको दिया गया है, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो, या फिर नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो 1964 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर करना है कमेंट के अंदर में। आज कुछ बड़ा होने वाला है, सब लोग तैयार रहिए, बिल्कुल, ठीक है। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है 1925 में हुआ था। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिए, आप सभी के सभी, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्रतिसाद मिला आप लोगों का, ठीक है, पिछले 30 डेज चैलेंज के अंदर में। और जो हमने जनवरी में किया था, कितने लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया था, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट थे पेड क्लास के अंदर में, आप लोगों को पता है कि 30 डेज, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपको हर रोज जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते थे, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता था। और फिर 31 तारीख को आप लोगों के लिए मेगा टेस्ट थी 100 क्वेश्चंस की, जिसमें से बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा सकूं कि आप लोगों का जो टॉप रैंकर्स थे, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर में आप लोग यहाँ पर में देखिए, ठीक है, मोहम्मद जलालुद्दीन 100 में से 100 नंबर लेकर आए, आरती शर्मा है, ठीक है, मोहसिन अंसारी है जिन्होंने 99 नंबर लेकर आए थे 100 में से, शाहीन परवीन है, अफसाना खातून है, आरती सिन्हा है, दीक्षा सिंह है, अमृता कुमारी है, सीमा है, सुधीर कुमार गुप्ता है। तो टॉप 10 में ये बच्चे आए थे हजारों बच्चों में से। इस बार फिर से आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स हम लोग लेकर आए हैं, और इस बार अपडेटेड वर्जन, मतलब हर रोज क्लास का आपको जो है पहले टेस्ट देनी है, उसके बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो इस बार पेड जितने भी बच्चे यहाँ पर में अगले जो है फ्रेंड्स 2 से 3 दिन के अंदर में एनरोल हो चुके होंगे, 1 तारीख से 30 तारीख तक आपको टेस्ट मिलेंगी, ठीक है। 30 डेज 30 चैलेंज आपको मिलेंगे, और 31 तारीख को, ठीक है, आप लोगों का 31 तारीख को जो है आप लोगों का इसका मेगा टेस्ट होंगी आप लोगों की, ठीक है, 100 क्वेश्चंस की। और जो भी बच्चे इसके अंदर में टॉप करेंगे, जैसे ये बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, इन लोगों को जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ पर में हमने इनका नाम अनाउंस किया है। इस बार अब आप लोगों का इनाम भी रहेगा, उसके ऊपर में एक्साइटिंग प्राइसेस भी रहेंगे अब इस बार से, ठीक है। तो 30 डेज 30 चैलेंज 1 मार्च से जो है 30 मार्च और 31 तारीख को मेगा टेस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। तो टीआरई 4 का मिशन है आप लोगों का, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मिशन, ठीक है, मिशन टीआरई 4, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो है मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर आप लोग कोर्स के अंदर में ऐड हो सकते हो, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो और अच्छे से चल सके, ठीक है। चलिए, तो बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, आप लोगों का मिशन टीआरई 4, इस कोड का इस्तेमाल करिए आज के आज में। आप लोग 30 डे चैलेंज भी लीजिए आप, ठीक है, पढ़ाई चालू करिए। और 30 डे चैलेंज का सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा जो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के कोर्स में पढ़ाया जा चुका है वही, ठीक है। तो आप लोगों ने रोज टेस्ट देनी है, रोज रिविजन भी करना है, आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप लोग और ज्यादा बेहतर कर सके, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा हमेशा अपने अभ्यर्थियों को, ठीक है, मोटिवेट करता है किसी ना किसी तरीके से पढ़ने के लिए। जैसे हम आपको कोई ना कोई चैलेंज देते हैं पेड कोर्स में, कोई ना कोई आपको टेस्ट देते हैं, हमेशा वॉर मोड में, ठीक है, युद्ध स्तर के जो है आपको तैयारी करवाते हैं, ताकि जब आप लोगों का पेपर हो तब आप तैयार रहे, ठीक है। बाकी लोग जब आराम करें उस समय में आप लोग तैयार रहे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे हैं मिशन टीआरई 4, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाके, या फिर हमने जो नीचे में लिंक दी गई है उसमें ऑलरेडी हमने कूपन कोड लगा रखा है, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो वहां से, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नाउ फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर में प्रारंभ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 66वीं बीपीएससी के अंदर में और बीपीएससी एई के एग्जाम के अंदर में आप लोगों को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जो है ये आप लोगों की प्रारंभ हुई थी, ठीक है।
मेरठ से। तो कौन सी तारीख मानी जाती है 1857 के विद्रोह की? 1857 के विद्रोह की तारीख मानी जाती है 10 मई, ठीक है, 1857, 10 मई 1857 को ऐसा माना जाता है कि 1857 की औपचारिक रूप से जो है शुरुआत हुई थी। वैसे जो है इससे पहले मंगल पांडे जो थे उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों के ऊपर में, ठीक है, गोली चलाई थी। लेकिन एक्चुअल में जो बड़े स्तर के ऊपर में विद्रोह हुआ था, ठीक है, पूरी की पूरी जो बटालियन थी उन्होंने जो है वो विद्रोह कर दिया, वो था मेरठ के अंदर में 10 मई 1857 को। तो इस तारीख को हम लोग जो है 1857 की विद्रोह की शुरुआत मानते हैं। मेरठ से शुरुआत हुई थी ये, ठीक है। तो आंसर आपका याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे पेड क्लास के वो लोग तो बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसको डिटेल में हमने पढ़ा है, ठीक है। गालिब के बारे में, मीर तकी मीर के बारे में, जौक के बारे में, ठीक है, आप लोगों को बताया मैंने उस क्लास के अंदर में। जी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं 1857 के विद्रोह के समय में कौन से उर्दू कवि थे, तो गालिब थे उस समय में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय में, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये शासक थे। बहादुर शाह जफर को शेरो शायरी का बड़ा शौक था, तो गालिब के साथ में रहते थे, गालिब को कई बार मुशायरे में बुलाते थे वो, ठीक है। तो मिर्जा गालिब ने बहादुर शाह जफर के समय काल के अंदर में जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको देखा था उन्होंने। बाकी जो है फ्रेंड्स, मीर तकी मीर एक बहुत बड़े जो है शायर हुए, बहुत बड़े शायर, ठीक है। मीर तकी मीर की गजलें कभी अगर आप लोग सुनोगे तो बहुत आपको इन डेप्थ आप लोगों को जो है उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, नादिर शाह ने कब हमला किया था? 1739 के अंदर में। और अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था भारत के ऊपर में, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, 1748 से लेकर 1761 तक, ठीक है। तो इन दोनों के ही हमले, चाहे नादिर शाह का हमला हो जिसने कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था भारत से, ठीक है, या फिर आपका अहमद शाह अब्दाली हो, ठीक है, इन दोनों के ही हमलों को देखा है, ठीक है। तो इनसे कटी फटी दिल्ली मीर तकी मीर ने देखी थी, ठीक है। चलिए, तो गालिब आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुना? देखिए, जब से भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तब से लेकर 1957 तक, 1957 तक हर राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पहली बार किसी राज्य के अंदर में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, किसकी सरकार आई थी ये भी बता दीजिएगा। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोगों का केरल आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, हुआ क्या था कि सारे के पूरे भारत देश के अंदर में जो है केंद्र सरकार में और राज्यों में, सारे राज्यों में, ठीक है, कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन 1957 के चुनाव के अंदर में, ठीक है, केरल के अंदर में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सीपीआई, इसने सरकार बना ली। क्या इनको पूर्ण बहुमत मिला था? नहीं। इनको जो है फ्रेंड्स 126 जो सीटें थी वहां पर में, उसमें से केवल 60 सीट इनको मिल पाई थी, 60 सीटें। लेकिन 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उस समय जीत कर आए थे, उन्होंने सीपीआई को समर्थन दे दिया और इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बन गई केरल के अंदर में। और ये सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी पार्टी ने बनाई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जिसका गठन 1925 में हुआ। बाद में ये पार्टी टूट गई 1764 में जाकर और आगे में जाकर टूट गई, ठीक है। थैंक यू शारिक अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, ये पार्टी टूट गई और नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पहली बार बनी, ठीक है। चलिए, नौ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? बताइए। तो निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, एक शासक थे, ठीक है, उनको राखी भेजी थी और बोला था कि मेरी मदद करिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उस राखी की लाज रखते हुए, उस राखी की लाज रखते हुए रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो है मदद करने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर दो जो थे, एक अफगान एक शासक थे, ठीक है, उन्होंने
10,000 सैनिकों के साथ में जो है उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए ताकि रानी लक्ष्मीबाई की मदद कर सके। तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पर में कितना बड़ी बात है कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उन्होंने भाई बोलकर संबोधित किया बंदा नवाब अली बहादुर द सेकंड को, ठीक है, और राखी भेजी और बोला कि इस राखी की राज रख लेना। और यहाँ पर में देखिए वो बंदा नवाब जो थे वो पहुंच गए झांसी, ठीक है, 10,000 सैनिकों के साथ में, ताकि ग्वालियर जो झांसी के पास में ही थोड़े दूरी के ऊपर में है, ठीक है, उसके ऊपर में फतह हासिल की जा सके। बट ये लोग सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को जो है वो दबा दिया था। आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो ग्वालियर के अंदर में ही हो गई थी। ग्वालियर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन जनरल ह्यू रोज, ठीक है, ह्यू रोज नाम के जो एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो जंग के मैदान में मारी गई थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से, ठीक है, आप लोग आंसर्स करते रहेंगे। और 2,793 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं। मुझे लगता है हम लोग 3,000 के बहुत ज्यादा पास में हैं। तो सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से हम लोग और भी ज्यादा जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए और सेशन आप लोगों के लिए करवाते रहे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इसका गठन जो है ये हुआ था आप लोगों का 1929 में। ये सोनपुर मेला जो है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है जल्दी बताइए आप लोग, कौन से जिले के अंदर में लगता है सोनपुर मेला? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सोनपुर मेला जो था वहां पर में औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने इसका गठन किया था। ओके, तो सोनपुर मेला जो था वहां पर इसका गठन किया था, सारण के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, 1929 में। मैंने जो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था 1922 के अंदर में, 1922 से 23 के अंदर में किसान सभा जो बनी थी, किसान सभा, ठीक है, कहां बनी थी वो? मुंगेर के अंदर में, मुंगेर में। उसका नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह जी ने, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर जो थे उन्होंने। ठीक है, ये 1922-23 की बात है। ये है बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। बाद में जाकर ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसका गठन ही किया गया था किसानों की रक्षा के लिए, बाद में जाकर, पहले ये इंडिपेंडेंट संस्था थी, किसी के भी साथ में नहीं जुड़ी थी, ना कांग्रेस ना सीपीआई ना किसी के भी साथ में नहीं जुड़ी थी, लेकिन बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में इसका जो है आप लोग बोल सकते हो कि अटैचमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो 1929 के अंदर में जो है फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, एनजी रंगा पहले इसके जो है सेक्रेटरी बने थे, ठीक है, महासचिव पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फिर से आप लोगों को बता दूं कि 30 डेज 30 चैलेंज आप लोगों के लिए है और 31वें दिन आप लोगों की मेगा टेस्ट होंगी। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इस चैलेंज के जरिए अपने आप को जो है प्रो लेवल बनाने के लिए तैयार है? इस चैलेंज का मकसद है आपको 1 महीने तक जो है पढ़ाई वाले मोड के अंदर में रखना, ताकि जो टॉप 100 रैंक्स है उसके अंदर में केवल और केवल टीचिंग परीक्षा के बच्चे चाहिए मुझे। ठीक है, और आपको जनवरी में भी करवाई थी इस तरीके की पूरी 30 दिन तक लगातार कंसिस्टेंटली आपको वॉर मोड में रखा था, फिर से रखेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे बच्चे जो एनरोल नहीं है, आप लोग जो है फ्रेंड्स आगे बनोगे। और इस बार आपको हर टेस्ट के बाद में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। जितने 30 क्वेश्चन रहेंगे उसके बाद में आप लोगों को इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, उस टेस्ट का, ताकि आप लोग देख सके कि उसका एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन क्या है, समझने के लिए बेहतर तरीके से। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। मिशन टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग कोर्स के अंदर में ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग तैयार है? ठीक है, अपने आप को बेहतर वर्जन बनाने के लिए ये एक स्टेप आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हजारों लाखों लोगों से आगे बढ़ा देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसके वायसरायलिटी के अंदर में, कौन था वायसराय जिसके काल में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखिए पहले 3 हाई कोर्ट जो स्थापित किए गए थे वो कौन से थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इसी के अंदर में जो है बन जाता है। अगर आप लोग को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ जिससे आपके बाकी के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, तो देखिए, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है आपका कब बना था? ये बना था 1861 के अंदर में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जब बना उस समय में भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में बना था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। लेकिन जब तक ये कानून इंप्लीमेंट हो पाता उससे पहले लॉर्ड कैनिंग का तबादला हो गया और उसके जगह पे लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि भारत के वायसराय बन गए। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन। तो अभी जो लॉर्ड एल्गिन थे, ठीक है,
ये आप लोग याद रखोगे कि लॉर्ड एल्गिन जो थे, इन्होंने जो 1861 का जो कानून था, उसके जरिए जो प्रक्रिया थी हाईकोर्ट की स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया और फाइनली 1862 के अंदर में 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई। एक था आपका सबसे पहले जो हुआ वो था कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, ये हुई थी आपकी 2 जुलाई को, 2 जुलाई, ठीक है, 1862 के अंदर में, 1862 में। ठीक है, फिर आप लोगों की दूसरे और तीसरे नंबर पे किसका नंबर आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है आपका बॉम्बे का। ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे की स्थापना हुई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त को, 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त। और उसके बाद में मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई, मद्रास, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है, 1962 को। ठीक है, तो 1962 में ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी लॉर्ड एल्गिन के समय में। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, भारत के पहले वायसराय थे जिनकी मृत्यु भारत के अंदर में हुई। उससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिनकी मृत्यु हुई थी, बट वो गवर्नर जनरल थे, भारत गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो 3 लोग हैं जिनकी मृत्यु भारत के अंदर में हुई है। क्या आप लोग जानना चाहोगे कौन है वो 3 लोग? ठीक है, आपको बता दूं मैं तीन तीन लोगों के नाम, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हाथ ऊपर करेंगे और जल्दी से जितने भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक लाइक करने के लाइक कर देंगे, और सेशन को जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके काम की चीज है ये किसी ने भी बताया नहीं होगा आप लोगों को अभी तक कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है अभी तक। एक हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्न, ठीक है, कॉर्नवालिस। इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, 1805 के अंदर में हुई थी, गाजीपुर के अंदर में इनको दफनाया गया, लेकिन ये गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था भारत के अंदर में, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, गवर्नर जनरल थे ये। उसके बाद में वायसराय, 2 वायसराय ऐसे हुए जिनकी मृत्यु हुई थी भारत के अंदर में। एक थे आपके लॉर्ड इल्गिन, लॉर्ड इल्गिन। अच्छा, लॉर्ड इल्गिन के बारे में एक चीज बताओ आप लोगों को, लॉर्ड इल्गिन जो है 1862 में बने, ठीक है, वायसराय, और 1863 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको जो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है जगह, वहां पर में दफनाया गया, आज भी उनकी कब्र वहां पर में, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, धर्मशाला में इनको दफनाया गया था, हार्ट अटैक आ गया था बेचारों को। ठीक है, लॉर्ड इल्गिन को। बाद में इनका बेटा भारत का वायसराय बना। ठीक है, इनका बेटा भी भारत का वायसराय बना बाद में। ठीक है, 1896 के अंदर में, तो इनका बेटा भी वायसराय बना था, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। चलिए, तो लॉर्ड इल्गिन जो लॉर्ड इल्गिन थे, ठीक है, इनको जो है जेम्स ब्रूस के नाम से भी जाना जाता है, जेम्स ब्रूस, जेम्स ब्रूस एक्चुअली इनका नाम था। ठीक है, एल्गिन तो उनकी उपाधि थी जहां से वो बिलोंग करते थे, एल्गिन। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और व्यक्ति थे जिनकी हत्या हो गई थी भारत के अंदर में, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या जो है इनकी हत्या कर दी थी एक अफगान व्यक्ति था, एक अफगान, उसने हत्या कर दी थी अंडमान आइलैंड के ऊपर में। तो इनकी इनकी हत्या हो गई थी 1872 के अंदर में। इनकी मृत्यु हुई थी 1863 में। ठीक है, धर्मशाला में, धर्मशाला, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी अंडमान आइलैंड के ऊपर में, अंडमान आइलैंड के ऊपर में। ठीक है, अफगान एक व्यक्ति था जिसने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये ऐसे 2 व्यक्ति है वायसराय जिनकी मृत्यु भारत में हुई, और एक बंगाल, एक गवर्नर जनरल थे बंगाल के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनकी मृत्यु भारत में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर में कि 1862 में जो लॉर्ड इल्गिन थे, अपनी मृत्यु से पहले उनके समय में 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी अकॉर्डिंग टू इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861। तो भौरे ने खिलाया फूल, लॉर्ड कैनिंग ने ये एक्ट बनाया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किसने किया? लॉर्ड एल्गिन ने किया। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया, लॉर्ड एल्गिन ने इंप्लीमेंट किया। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पटना में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1857 के जब आग लगी, तो उस समय में जो है फ्रेंड्स पीर अली खान जो थे, उन्होंने जो है इसका इसका बिगुल फूका था, ये याद रखना है आप लोगों ने। पीर अली खान जो है ये पटना के अंदर में एक बुक सेलर थे, जो बुक्स थी उसके विक्रेता थे, किताब विक्रेता थे। ठीक है, पीर अली, उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, यहाँ पर में अपनी जो किताबें बेचने का उनका काम था, उसके साथ साथ में वो अंग्रेजों के खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे थे, जितने भी देशभक्त लोग थे उन लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, मैसेजेस पास कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं के कुछ साथियों ने क्या किया, और ऐसा माना जाता है कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर में। जुलाई 3, ठीक है, 3 जुलाई 1857 को एक व्यक्ति थे डॉक्टर लील, ठीक है, उनकी हत्या हो गई। डॉक्टर लील, या फिर जिसको डॉक्टर लायल भी बोला जाता है, तो उनकी हत्या हो गई 3 जुलाई को। ठीक है, तो 3 जुलाई को, ठीक है, जुलाई 1857 को, ठीक है, डॉक्टर लील जो थे, ठीक है, उनकी जो है हत्या हो गई। ठीक है,
तो डॉक्टर लील की जो हत्या हो गई उसके आरोप के अंदर में क्या किया गया, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। डॉक्टर लील, इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि ये बाकी लोगों के नाम बताए। ये व्यक्ति ने जो है मरना जो है पसंद किया, लेकिन अपने बाकी लोगों के नाम नहीं बताए, ठीक है। बोले कि मैं बाकी लोगों के नाम नहीं बताऊंगा करके। और फाइनली जो है फ्रेंड्स, इनको चौराहे के ऊपर में, पटना में चौराहे के ऊपर में जो है उनको फांसी दे दी गई थी। उस समय पटना के जो कमिश्नर थे वो थे विलियम टेलर, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल तरस नहीं खाया इनके ऊपर में और इनको फांसी दे दी गई चौराहे के ऊपर में, ताकि बाकी लोगों के ऊपर में भी जो है एक मिसाल बन सके। तो इन्होंने हंसते हंसते जो है अपनी जान दे दी, लेकिन बाकी अपने साथियों का नाम नहीं बताया। तो 3 जुलाई को जो है फ्रेंड्स, एक ओपीएम के एजेंट थे, ठीक है, डॉक्टर लील, उनकी हत्या हो गई थी, जिसके आरोप में इनको पकड़ लिया गया। इनको मर्डर के आरोप में चार्ज किया गया। इनको बोला गया कि अब नाम बता दो, हम तुमको छोड़ देंगे। इन्होंने बोला मैं नहीं बताता, ठीक है। तो विलियम टेलर जो उस समय के कमिश्नर थे, उन्होंने फैसला लिया कि इनको जो है सार्वजनिक रूप से इनको मार दिया जाए। तो पीर अली खान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने पटना के अंदर में बुक विक्रेता थे और पटना में 1857 के विद्रोह के समय में उसकी शुरुआत करी थी। तो पीर अली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स जल्दी से। देखिए सेवाग्राम आश्रम किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। सेवाग्राम आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो सेवाग्राम आश्रम देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है, ठीक है, कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सेवाग्राम आश्रम कहां पर में है आप लोगों के हिसाब से, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर जो है ए आंसर कर रहा है 91% लोगों ने, ठीक है। 91% लोगों ने ए आंसर किया है सेवाग्राम आश्रम का, जबकि गलत है। आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। ये महाराष्ट्र के वर्धा में है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में जो वर्धा जिला है वहां पर में है सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में, ठीक है। तो 1936 के अंदर में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था ये, ओके। तो ये याद रखना है, सेवाग्राम आश्रम 1936 के अंदर में, महाराष्ट्र वर्धा के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जानबूझ के ये आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया, जिसके वजह से देखिए इतने सारे बच्चे, अभी भी देख रहा हूं मैं यहाँ पर मैं कि इतने बच्चों ने गलत आंसर किया। कितने लोगों का गलत हुआ था हाथ ऊपर कर दीजिए, लेकिन अब याद रखेंगे ये बता देना आप लोगों ने, ठीक है। जितने भी बच्चे जो अब याद रखेंगे हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से। और जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिनको याद था वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी सर याद है, अब आगे में याद रखा जाएगा, ठीक है। तो सेवाग्राम आश्रम 1936 में, ठीक है, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, मध्य महाराष्ट्र के अंदर में स्थित है ये, ठीक है, वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार क्रांति किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, फास्ट आंसर करिए इसका। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो आयोजन है, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1900 कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। ये दो ब्लैंक आपने भरने हैं, ठीक है। कहां पर में हुआ था, ठीक है, सोनपुर के अंदर में हुआ था। सोनपुर कौन से जिले के अंदर में पड़ता है आपका? सोनपुर मेले के अंदर में इसका आयोजन हुआ। तो इसकी स्थापना हुई थी औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, 1929 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग करेंगे, देखना चाहता हूं मैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप लोगों की खिदमत में पेश है ये क्वेश्चन। जल्दी बताइए। जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है यहाँ पर में आंसर्स मेरे पास में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसकी अवधारणा 1929 में सोनपुर मेले में की गई थी, ठीक है, ये सही है आप लोगों का, ओके, ये सही है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक हिस्सा था, ठीक है। इसका गठन किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, ये भी सही है आप लोगों का। लेकिन जो है इसका गठन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा था, ये गलत है। ये एक इंडिपेंडेंट संस्था थी, बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये जुड़ी। तो ये आप लोगों का गलत है, ठीक है। तो जो गलत है वो पूछा है आपसे, तो भाई डी और ई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने भी लोगों ने डी आंसर लगाया है ना यहाँ पर में 25% लोगों ने, उन सबका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई आपसे इनकरेक्ट पूछा है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, इनकरेक्ट पूछा है आप लोगों से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक हिस्सा था, नहीं, गलत, ठीक है। तो आंसर बी होगा, ना कि डी, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। और ऐसे क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए एकमात्र आप लोगों का स्रोत है टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा ने इस तरह के क्वेश्चंस आपको, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको जो है हजारों की तादाद में टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में टीआरई 4.0 की बैच में अवेलेबल करवा के दिए हैं,
ठीक है। तो आप उसका जरूर जो है फ्रेंड्स इस्तेमाल कीजिए अच्छे से ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए, अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट से ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए उसको, उन क्वेश्चंस को, ताकि आपको वो सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों का देखिए बीपीएससी डीएससीओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, इस सेशन को जो भी बच्चा पूरा देखेगा उस बच्चे को जो है आपका टेस्ट मिलने वाली है। ठीक है, कैसे मिलेंगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। जिन बच्चों ने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, बताइए, देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं मराठा पेशवा, ठीक है, कौन थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। देखिए सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, सहायक संधि का मतलब, सहायक संधि का मतलब होता है आप लोगों का एक ऐसी संधि जिसके तहत जिस भी राज्य ने सहायक संधि साइन की होंगी वो अपनी खुद की सेना नहीं रखेगा, बल्कि अंग्रेज उसके लिए उसका प्रोटेक्शन करेंगे, अंग्रेजों को वो पैसे देगा, अंग्रेज उसका प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपने राज्य के अंदर में एक ऐसा इलाका वो अंग्रेजों को देगा जहां अंग्रेज अपनी सेना को जो है रख सके। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था भारतीय राज्य रजवाड़ों के द्वारा, और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था लॉर्ड वेलेस्ली का। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली इन्होंने क्या किया, ठीक है, 1798 के अंदर में, ठीक है, जो वेलेस्ली था, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है वो लेकर आया था। तो किसने लेकर आया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लेकर आया था। कब लेकर आया था, 1978 में। पहला कौन था व्यक्ति जिसने इसको, कौन सा राज्य था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद पहला राज्य था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। बाद में बहुत सारे और भी लोग थे जिसने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, लेकिन मराठाओं में इसको किसने एक्सेप्ट किया था, बाजीराव द सेकंड ने। ये याद रखें आप लोगों ने, बाजीराव द सेकंड। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये आखिरी पेशवा भी साबित हुए बाद में जाकर। आप लोगों को बता दूं कि इसके एक वसई की संधि हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ बस्सेन भी बोला जाता है, 1802 के अंदर में। पूना की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और मराठा पेशवा के बीच में। मतलब पूरी कहानी है, अगर आप लोग थोड़ा सा सुनना चाहो तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, तो वसई की संधि या ट्रीटी ऑफ बेस्सिन हुई थी 1802 के अंदर में, और ये संधि हुई थी पूना की लड़ाई के बाद, जिसमें अंग्रेज जीत गए और मराठा हार गए थे। जिसके बाद में मराठा पेशवा जो थे बाजीराव दो, इनको कंपेल किया गया, उनके ऊपर में फोर्स किया गया कि आप जो है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि साइन करें हमारे साथ में। इसका मतलब था कि मराठा अपनी सेना नहीं रख सकते। ठीक है, तो वसई या ट्रीटी ऑफ बस्सीन के जरिए ये फोर्स किया गया था। ठीक है, पूना की लड़ाई के बाद में। तो बाजीराव दो जो कि आखिरी पेशवा भी साबित हुए, बाद में 1818 में इनकी पेशवागिरी खत्म कर दी गई। ठीक है, तो याद रखना सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में स्टार्ट किया था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो है सबसे पहला राज्य था हैदराबाद, और बाद में बहुत सारे राज्य रजवाड़ों ने उसको एक्सेप्ट किया। हैदराबाद के बाद में मैसूर ने, ठीक है, तंजौर ने, अवध के नवाब ने, ठीक है, पेशवा जो थे उन्होंने, राजा भोसले जो थे बेरार, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, सीपी एंड बेरार बोलते थे जिसको, सिंधिया ने, राजपूतों ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन हैदराबाद पहला राज्य था। ठीक है, 1798 के अंदर में। ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, किसने लाया था सब्सिडरी अलायंस, एक बार लिख दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से जब भी जो चीज लिखने के लिए बोल रहा हूँ, एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपके फायदे के लिए है, लिख देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, 3348 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग 3500 के बहुत पास में, केवल 150 लाइक्स, अभी 3355 हो चुके, केवल 150 लाइक्स सब लोग अभी दूर है। ठीक है, 3500 के पास में। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, ये आखिरी पेशवा भी थे। ठीक है, और मराठा व्यक्ति जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में एक और चीज बताऊं क्या आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताओ, बहुत काम की चीज है। ठीक है, एक कॉलेज इन्होंने बनाया था जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज बोलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था कलकत्ता में। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज प्रशासनिक सेवाओं के अंदर में जो जो अधिकारी बनते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया गया कॉलेज था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया था, उन्हीं व्यक्ति ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी लेकर आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, सन 1800 के अंदर में उन्होंने स्थापित किया था इसको। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज को सन 1800 के अंदर में। चलिए मैं फिर से बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जैसे जनवरी में हमने 30 डेज चैलेंज किया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी भी मौका है। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास में मौका है, जिन्होंने 30 डेज चैलेंज नहीं लिया था अभी भी मौका है, एक बार फिर से 30 डेज
30 चैलेंजेस आप लोगों के लिए, और 31वें दिन 31 मार्च को जो है आप लोगों का एक मेगा टेस्ट होगा जिसके अंदर में इनाम भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई कीजिए। मिशन है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का, ठीक है। 29,700 से भी ज्यादा जो है बच्चे फ्रेंड्स टीआरई 3 के अंदर में सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चों टीचिंग परीक्षा से, ठीक है। तो एकमात्र इंस्टीट्यूट जो सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है जिसने, ठीक है। नाउ वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाई? तो बताइए रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी मृत्यु कहां पर में हुई थी? ये आपका 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके 10,000 वाले जो क्वेश्चंस का जो पूरा सेट दिया है टीचिंग परीक्षा में, आपको जो बच्चे पेड स्टूडेंट है उनके लिए केवल 199 रुपीज में है वो, और जो बच्चे अलग से लेना चाहते हैं 1410 रुपए में अलग से भी ले सकते हैं उसको। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, तो उससे जरूर अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, या फिर आप पहले कोर्स ले सकते हो और उसके बाद में फिर उसमें एनरोल कर लीजिएगा। वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ग्वालियर के अंदर में जो है फ्रेंड्स लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई। कौन था वो व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति जिसने रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को जो है वो कुचल दिया था, दबा दिया था, ठीक है। तो वो था जनरल ह्यू रोज, ठीक है। तो 18 जून 1858 को 1858 को, ठीक है, ग्वालियर के पास में जो है इनको मार दिया गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। कौन से जगह पे इनका जन्म हुआ था? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो तो ग्वालियर में हुई थी, ये आप लोगों ने देख लिया। इनका इनका जन्म कहां पर में हुआ था? तो जन्म जो है फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, वाराणसी के अंदर में, ठीक है, वाराणसी के अंदर में, ठीक है। मणिकर्णिका उनका नाम हुआ करता था, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट भी है वाराणसी काशी के अंदर में आप लोगों का, इन्हीं के नाम के ऊपर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अंडर हुज लीडरशिप डिड द ब्रिटिश आर्मी फाइट इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर की लड़ाई के अंदर में किसकी लीडरशिप में लड़ी थी? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, एक क्वेश्चन आया था कि कौन वायसराय थे 1857 के विद्रोह के समय, ये बक्सर की लड़ाई के समय में, वो क्वेश्चन भी लगा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा हम लोगों ने, ठीक है। मुझे याद है क्योंकि मैं कल रात भर पूरा आप लोगों के लिए बनाता रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर में भी मैंने डाला हुआ है, तो वो कितने देर में आ रहा है वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि बच्चों की प्रिपरेशन हो जाए अच्छे से। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग फ्रेंड्स की बक्सर की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? ईयर आप लोगों का अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो आंसर क्या होगा? ठीक है, ये बता दीजिए आप लोग। जी, तो 22 अक्टूबर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, 22 अक्टूबर, ठीक है, 1764 को, ठीक है, ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर की, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। और जो मुनरो थे, ओके, हेक्टर मुनरो इनका पूरा नाम था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। इन्होंने जो है फ्रेंड्स अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था लड़ाई का, सेनापति थे ये अंग्रेजी सेना के। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई हुई थी ये कौन कौन सी सेनाओं के बीच में हुई थी, इसको भी मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के लिए आसान भाषा में लिखा है, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सके। बीपीएससी एओ और बीपीएससी डीएसीओ के एग्जाम में आ चुका है, आगे में भी आने की संभावना है, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है, हेक्टर मुनरो ने। संयुक्त भारतीय सेना किसकी थी? मुगल सम्राट थे शाह आलम दो, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट थे। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। अरे भाई कहां चला गया शुजाउद्दौला? जी, तो शाह आलम द्वितीय जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मुगल शासक थे। इनकी सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, इन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। फिर भी ये जो है हेक्टर मुनरो से हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है, और ये लोग हार गए। इसके बाद में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि बक्सर की लड़ाई के बाद में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो बक्सर की लड़ाई के बाद में आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि इलाहाबाद की जो ट्रीटी थी उसके ऊपर में हस्ताक्षर हुए थे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है वो साइन हुई थी 1765 में। अच्छा, जब ये बक्सर की लड़ाई हुई थी उस समय में भारत के मतलब बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टाट, गवर्नर थे ये, गवर्नर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, गवर्नर थे वेंसी टाट। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, ठीक है, तो उस समय में रॉबर्ट क्लाइव वापस आ चुके थे, तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन गए थे, रॉबर्ट क्लाइव वापस से गवर्नर बन गए थे। तो इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम दो और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। लेकिन जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है, उस समय में गवर्नर थे वेंसी टाट, लेकिन जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो बक्सर की लड़ाई में सेना का नेतृत्व सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर या बंगाल के गवर्नर कौन थे? वेंसी टाट थे।
ठीक है, 1764 के अंदर में। लेकिन इनका तबादला हो गया था। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव आए और रॉबर्ट क्लाइव ने फिर मुगल बादशाह शाह आलम 2 के साथ में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की। ठीक है, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहां पर मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चा अच्छे से देखेगा पूरा लेक्चर उसका फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए नाउ तो आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो, जितने भी बच्चे हैं। एक्साइटिंग प्राइस भी आप लोगों को मिलेगा 31 मार्च को, जो आप लोगों की फाइनल टेस्ट होंगी। पूरे के पूरे टेस्ट जो रहेंगे उन्हीं के एक्सप्लेनेशन पर आधारित टॉप 100 क्वेश्चन निकाल कर करेंगे आप लोगों के लिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मिशन टीआरई 4, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है आप लोगों का ये। ठीक है, तो मिशन टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में आज ही। ठीक है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? चलिए बताइए, सब्सिडरी अलायंस किसके समय में लाया गया था? अगर सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस आपके लिए लिए जाए, क्वेश्चंस करवाए जाए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो देखिए बताइए सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड्स किसके समय में आया था? तो सब्सिडरी अलायंस जो है ये आया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसके समय में आया था 1798 के समय में। और पहला राज्य कौन सा था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए, सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कहां पर में की थी उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। तो बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर में की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कलकत्ता के अंदर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सन 1800 के अंदर में। वो बात अलग है, 1802 के अंदर में उसको बंद भी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने इसकी स्थापना की थी? वेलेस्ली ने। कहां पर में की थी? कलकत्ता में। कब की थी? सन 1800 के अंदर में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बीपीएससी प्रीलिम्स देखिए 1996 में भी आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था सबसे पहले सहायक संधि को? तो पेशवा बाजीराव दो जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। पेशवा बाजीराव दो, ठीक है, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था 1802 के अंदर में, क्योंकि उन्होंने पूना की लड़ाई जो थी, बैटल ऑफ पूना, वो हार गए थे और उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव दो, और यही वो व्यक्ति है जो आखिरी पेशवा साबित हुए बाद में जाकर। ठीक है, वसई की संधि जिसको ट्रीटी ऑफ बेसिन भी बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ बेसिन और हिंदी में उसको वसई की संधि बोलते हैं। तो बाजीराव द्वितीय जो थे उन्होंने वो साइन की थी अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके पास में एक समय में कोहिनूर हीरा आया था। तो आप लोगों को बताना है कि महाराजा रंजीत सिंह के पास में कैसे आया, क्योंकि भारत में जो हीरा था कोहिनूर हीरा, ठीक है, नादिर शाह जो है वो लेकर लेकर चला गया था। नादिर शाह अफगान शासक था। 1739 के अंदर में वो अफगानिस्तान लेकर चला गया था। फिर रंजीत सिंह जी के पास में कैसे आया, किसने दिया था उनको ये हीरा? ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे फ्रेंड्स उनको जो ये हीरा था अपनी जान बचाने के बदले में, ठीक है, किसने दिया था? एक अफगानिस्तान के पूर्व शासक थे जिनको गद्दी से हटा दिया गया था, तो उन्होंने शरण ली थी। तो उसके मदद के बदले में उन्होंने और उनकी जो पत्नी थी वफा बीवी उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम, ठीक है, वफा बीवी, तो उन्होंने जो है ये उनको दिया था। ठीक है, तो वफा शाह शुजा और उनकी पत्नी थी वफा बेगम, नाम था उनका वफा बेगम, वफा बेगम। ठीक है, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया था वो। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अलग अलग कहानियां भी है इसके पीछे में, लेकिन बेसिक किससे प्राप्त हुआ था ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो महाराजा रंजीत सिंह को ये प्राप्त हुआ था शाह सूजा से, जो अफगानिस्तान के पूर्व शासक थे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज है रंजीत सिंह जी के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, वैसे कोहिनूर के बारे में बात करें तो कोहिनूर हीरा कौन सी खान से निकाला गया था, ये बता दीजिए आप सभी के सभी। तो ये दक्षिण भारत में जो गोलकुंडा की खान है, गोलकुंडा की खदान, वहां से मिला था ये कोहिनूर हीरा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ठीक है, रंजीत सिंह जी के बारे में बताता हूँ, लेकिन कोहिनूर हीरे के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोहिनूर डायमंड जो है ये याद रखना है आप सभी ने कि ये अब राजा रंजीत सिंह जी के पास में आ गया। ठीक है, 1816 के अंदर में महाराजा रंजीत सिंह जी के पास में आ गया था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई कब? ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1839 में। ठीक है, उनकी मृत्यु के 10 साल बाद, ठीक है, 1849 के अंदर में अंग्रेजों ने पंजाब को विलय कर लिया, पंजाब का विलय कर लिया, पंजाब का विलय। तो ये क्वेश्चन भी बनता है पंजाब का विलय कब कर लिया? तो अंग्रेजों ने पंजाब का विलय जो है कब कर लिया था? 1849 में।
महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के 10 साल के बाद में पंजाब का विलय कर लिया अंग्रेज शासन के अंदर में, और उन्होंने कोहिनूर हीरा भी ले लिया। फिर कोहिनूर हीरा उन्होंने 1850 के अंदर में इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया। और उसके 2 साल बाद, ठीक है, 1852 के अंदर में इस कोहिनूर हीरे को जो ताज था, अंग्रेज जो महारानी का ताज था, उसमें जड़ दिया गया, ठीक है। तो ये भी पूरा बता दिया मैंने आपको कि महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1839 के अंदर में, ठीक है। 1849 के अंदर में अंग्रेजों ने पंजाब पे ऊपर में कब्जा कर लिया और कोहिनूर हीरा भी ले लिया। फिर वो कोहिनूर हीरा उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया 1850 के अंदर में, जहां पर में 1852 में वो ताज, महारानी के ताज के अंदर में डाल दिया गया, जो आज भी है वहां पर में, ठीक है। चलिए, तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि सिखों की 12 मिसल थी, मिसल मतलब 12 ग्रुप थे, ठीक है। तो सुकर चकिया करके एक ग्रुप हुआ करता था, मिसल। तो महाराजा रंजीत सिंह कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे, कौन से मिसल से, ठीक है। ग्रुप मतलब मिसल, ये याद रख लेना आप लोग, मिसल बोलते थे, 12 मिसल थी, ठीक है। तो 12 मिसल में थे, मिसल में से तो सुकर कचिया थी, ठीक है। तो ये मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, सुकर चकिया, ठीक है, सुकर चकिया इसमें से, इससे बिलोंग करते थे। कौन से मिसल से बिलोंग करते थे, सुकर चकिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, ये 64वीं बीपीएससी में आया है, कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये टफ कैटेगरी में रखिए इसको आप लोग। सर अब मोदी जी को मांग लेना चाहिए था अपना कोहिनूर हीरा। आज ही प्रभा बात पहुंचा दीजिए आप एक बार उन तक, ठीक है। देंगे नहीं लेकिन वो लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रजनी पाल दत्त, अब आप लोगों को रजनी नाम सुन के लग रहा होगा कोई लड़की है करके, कोई फीमेल है, नहीं भाई, ये है वो, ठीक है, रजनी, ओके। तो रजनी पाल्म दत्त, ये एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, ठीक है, ब्रिटिश व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स एक बार कहा था कि दे फॉट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, वो उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते भी है वो लोग, और उनका सहयोग भी करते हैं, साम्राज्यवाद का सहयोग भी करते हैं। तो इन्होंने ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। वैसे मैं आपको बता दूं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है इनके बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रजनी पाल दत्त जो थे, इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1920 के अंदर में। ये इसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, रजनी पाल दत्त संस्थापक सदस्य। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, रजनी पाल दत्त, ठीक है, एक कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के ब्रिटिश इतिहासकार भी थे, लेखक थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना में भी इनका हाथ था, संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस से साम्राज्यवाद से लड़ती भी है, ठीक है, जो साम्राज्य फैलाते हैं, मतलब अंग्रेजों से लड़ती भी है और अंग्रेजों का सहयोग भी करती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के खुशखबरी के रूप में आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी हमने आपकी जो 10,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए उसमें रखा हुआ था, ये बाइलिंगुअली, ठीक है, ताकि आप लोग इसको प्रिपेयर कर सके अच्छे से। ये क्वेश्चन अगर आए आपके टीआरई के अंदर में तो आपको पता हो, तो जिन बच्चों ने भी ले लिया है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को आगे बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, ठीक है। टीचिंग परीक्षा शेर है, इसके आगे सब ढेर है। थैंक यू शारिक अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है जी। नाउ फ्रेंड देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर जल्दी से कराइए, बताइए आप लोग। बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। अभी आपको बताया मैंने कि बंगाल बक्सर का युद्ध जो है आपका, ये हुआ था 1764 के अंदर में, ठीक है, 1764 के अंदर में ये हुआ। उस समय में इनकी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है, सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। लेकिन उस समय में बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो वेंसी टाट बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और मुझे बहुत खुशी है कि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो जब गवर्नर जनरल वाली क्लास मैंने ली थी, ठीक है, टीआरई 4 की बैच में, और टीआरई 4 की न्यू बैच के अंदर में मैं फिर से भी पढ़ाने वाला हूँ, तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए वो अभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हेनरी वेंसी टाट जो है फ्रेंड 1760 से 1765 तक, और 1764 का युद्ध इसी के समय में हुआ, ठीक है। तो आपको बताया था कि इन्हीं के समय में जो है वो आपका बक्सर की लड़ाई हुई थी। फिर रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गए थे, सेकंड उनका टर्म था, क्योंकि पहले भी बन चुके थे वो,
ठीक है, 1757 से 1760 तक। तो दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव वापस से गवर्नर बनते हैं और इनके समय में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई हुई आप लोगों को। तो आप जितने भी लोग हैं, आपका डबल फायदा होगा। एक तो आपको 30 डे 30 चैलेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेगा टेस्ट जो है 31 तारीख की वो भी मिल जाएंगी। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट भी मिल जाएगा मिशन टीआरई 4 के साथ में, और साथ ही साथ सारे के सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो जितने भी बच्चे हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं आज के आज ही। ठीक है, मिशन टीआरई 4 का कूपन का इस्तेमाल कर लीजिए, या लिंक में ऑटोमेटिकली लगा हुआ है वो कोड, तो आप वहां से डायरेक्टली भी ले सकते हो, वहां कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बढ़ती भी है तो आप लगा दीजिएगा मिशन टीआरई 4। ओके, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल कर सकते हो। चलिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस, जिसे अधिनियम 15 भी कहा जाता है। ठीक है, 1856 के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था, जिसे लॉर्ड ब्लैंक द्वारा पारित किया गया। जी, देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया किसने था? तो ये बनाया था लॉर्ड डलहाउसी ने। ठीक है, डलहाउसी ने बनाया था इसको, लॉर्ड डलहाउसी ने। लेकिन इसको पास किसने करवाया? ठीक है, पास किसने करवाया? तो इसको पास करवाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ठीक है, तो डलहाउसी ने इसको बनाया था, लेकिन पास ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, क्योंकि पास करवा पाते उससे पहले डलहाउसी का तबादला हो गया और कैनिंग ने सत्ता संभाल ली थी, मतलब गवर्नर जनरल बन के चुके थे भारत के। तो उन्होंने इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 के अंदर में। डलहाउसी ने इसको क्रिएट किया था, लेकिन पास करवाया, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, 3835 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 4000 भी हम लोग बहुत जल्द हो जाएंगे। तो जल्दी से जितने भी बच्चे बचे हुए, जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपना अपना योगदान देते रहेंगे सेशन के अंदर में। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। हर किसी बच्चे की जिम्मेदारी है कि जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। यही चीज है जो मुझे पिछले 1 घंटा 15 मिनट से पूरी एनर्जी दी हुई है। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे पूरी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, जितनी एनर्जी है सारी डाल दी है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपना अपना योगदान यहाँ पर में देते रहे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहे। ठीक है जी। तो विडो रिमैरिज एक्ट जो है फ्रेंड्स 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, इसके ऊपर में भी हमने क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चन डाल दीजिए। 3 यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1857 में। ठीक है, कौन से मॉडल पे बनी थी? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के ऊपर में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है कि किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था। गैगिंग एक्ट किसके समय में बनाया गया था? तो देखो, अगर मैं गैगिंग एक्ट की बात करूं, और ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो गैगिंग एक्ट ये कहा जाता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, प्रेस एक्ट जो पास हुआ था 1878 के अंदर में, 1878 के अंदर में। तो कौन वायसराय था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारत की जितनी भी प्रेस थी, भारतीय भाषाओं के अखबार थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई कि वो अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की अनुमति के बिना कुछ नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो उनकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे, खतरनाक सा कानून। तो ये पास किया गया था, ठीक है, लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन कहीं पे दिया नहीं है, तो आंसर नन ऑफ द अबव था इसका। इतना डीप में पढ़ना होता है आप लोगों को। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की पहली ही क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसके बारे में बताया है, पूरा डिटेल में बताया है। लॉर्ड लिटन के सारे कारनामे आपको बताए हैं। भारत के अंदर में दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने भराया था सबसे पहले 1877 के अंदर में। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो जो बच्चे अच्छे से लेक्चर देख रहे होंगे, जो रिवाइज कर रहे हैं, उन लोगों का फायदा हो रहा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम आगे में एक बार और एक्सप्लोर करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया, क्वेश्चन 68 बीपीएससी के अंदर में। जी हाँ, बिल्कुल, श्रुति मिश्रा जी बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं सफेद मुहा लिटन, बिल्कुल ये सफेद मुहा। ठीक है, और हम लोगों ने डिसाइड भी किया हुआ है कि जो भी अपन लोगों में से नर्क में जाएगा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों में से जो भी नर्क में जाएगा मेरी बात पहुंचा देंगे उस तक। मैंने आप लोगों को बोला भी है, मेरा मैसेज दे रखा है आप लोगों को, है ना, कि जो भी नर्क में जाएगा, क्योंकि वो तो नर्क में ही गया होगा पक्का, तो जो भी नर्क में जा रहा है आप लोगों में से वो मैसेज पहुंचा देगा उस तक। ठीक है जी, कि भाई कितनी भसड़ मचा के गए भारत में वो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड, इसके बारे में कौन सा सही है? इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। गैगिंग एक्ट भी कहते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको निरस्त किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन जब आए तो लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने इसको बंद कर दिया था, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको बंद किसने किया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है,
तो सारे के सारे सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए उन 3990, 10 लाइक्स दूर है हम लोग 4000 से। तो जितने भी बच्चे हैं मिशन टीआरई 4 का कूपन का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा आप लोग। जनवरी 1857 में किस गवर्नर जनरल और वायसराय द्वारा ठीक है पारित निगम अधिनियमों के माध्यम से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? देखिए टीचिंग परीक्षा की टीम फास्ट, ठीक है, और सजग, यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है, आपका जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी, जल्दी बताइए आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी 1857 के अंदर में। कौन सी यूनिवर्सिटी को मॉडल माना गया था? लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल मान के बनाया गया था इसको, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। चलिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के समय काल में हुई थी? देखिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किसके समय में बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और कब बनाया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अंदर में बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1902 के अंदर में। ठीक है, थॉमस रेले, सैयद हुसैन बेलग्रामी, गुरदास बनर्जी, ये सब इसके मेंबर थे विश्वविद्यालय आयोग के। 1902 में ये आयोग बना था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, क्योंकि 1899 से लेकर, ठीक है, 1905 तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसी के समय में बंगाल का बंटवारा भी हुआ था। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में बनाया गया था, और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, एक एक्ट बनाया गया आप लोगों का। ठीक है, आप यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 के अंदर में, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एक्ट 1904 में बना था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, ठीक है, 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे। इनकी सिफारिश के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया 1904 के अंदर में। ठीक है, ताकि इंडियन यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय ब्लैंक में स्थापित किए गए थे। देखिए अलग अलग एग्जाम में जो पढ़ा रहा वो आपके एक नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जाम्स में आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, जितने भी भाई बहन है सभी लाइव एंड शेयर जरूर कीजिए, जबरदस्त क्लास है। ठीक है, थैंक यू संध्या यदुवंशी जी। यानी सर हम लोगों के लिए इतना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोग, सब लोग। चलिए बिल्कुल सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो आप सभी के सभी, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1857 के अंदर में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय काल के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय वर्ष 1857 में स्थापित किए गए थे, बताइए। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर मैं यूजीसी नेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने तो एक क्वेश्चन मांगा था, हमारी टीम देखिए कितने सारे क्वेश्चंस निकाल के लेकर आ गए आपके लिए, और आप चेक भी कर सकते हो जाकर। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि टीचिंग परीक्षा के पास पूरा का पूरा जो है एक क्वेश्चन का पूरा जखीरा है, पूरा का पूरा डेटा बेस है। जहां जहां से भी उनको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे आपको डालते जा रहे हैं वहां पर मैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की, तो ए बी और सी आंसर होगा, ए बी और सी ओनली, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, बंगाल के पार्टीशन की घोषणा कौन से तारीख को हुई थी? घोषणा देखिए 2-3 चीजें हैं याद रखना है आप लोगों ने। घोषणा कौन से तारीख को हुई थी? ठीक है, घोषणा, और ये लागू कब हुआ था? ठीक है, लागू कब हुआ था? ओके, तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई को, 19 जुलाई। ये आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है मैंने 1905 में। ठीक है, कि बंगाल का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905 में। ठीक है, और इस बीच में एक तारीख और आती है, वो आती है 1 सितंबर, 1 सितंबर। ठीक है, अक्टूबर से पहले सितंबर, अक्टूबर आता है ना, तो सितंबर 1905 को तारीख की घोषणा हुई थी कि 16 अक्टूबर वो तारीख होंगी। घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन होगा 19 जुलाई 1905 को, बट तारीख नहीं बताई थी इन्होंने। तारीख कब बताई उन्होंने? 1 सितंबर 1905 को, कि 16 तारीख से लागू होगा। 16 तारीख जो है फ्रेंड्स, उस दिन जो है आपका द डे ऑफ मॉर्निंग, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, बाकी बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपका 19 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो 16 जुलाई जिन भी लोगों ने आंसर किया उस दिन लागू हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने।
लागू हुआ था। तो ये बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। कितने लोग अभी भी जो नए लोग जुड़े हैं वो मिशन 30 चैलेंज को पूरा होल हार्टेडली जो है वो करेंगे? अभी के अभी मुझे प्रॉमिस कर दो, ताकि आपके माइंड के अंदर में हो जाए 31 मार्च को आप अपने आप के ऊपर में प्राउड फील करोगे। 31 मार्च को आप जो है अपना बेहतर वर्जन देखोगे। 31 मार्च को जो है आपके आंखों में आंसू आने चाहिए कि यार आपने पूरा 30 डेज जो है सिंसियरली किया है काम, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम इसके ऊपर में लगी रहेंगी। आपको इस बार वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाला है पेड क्लास के अंदर में, ठीक है। हर रोज आपको टेस्ट मिलेंगे और उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आप लोग और ज्यादा बेहतर हो सके। जो लोग बाकी लोग अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आपको अभी वॉर मोड में रख रहे हैं हम लोग, अभी लड़ाई के युद्ध में रख रहे हैं कि भाई एग्जाम ऐसे मानिए कि एग्जाम ही है आपकी 30 दिन तक, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो सके। और टीचिंग परीक्षा हमेशा आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सभी लोगों ने बोल दिया है। जो लोग नहीं जुड़े अभी भी मैं बता दूं, आप लोगों के लिए मौका है, मिशन टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपका चल रहा है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे और 30 डे चैलेंज भी मिल जाएगा आपको। 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इन विच ईयर जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा स्टैब्लिश, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ फ्रेंड्स आपका बीपीएससी टीआरई के अंदर में 24/8/2023 को, बिहार प्रांतीय किसान सभा। अब मुझे आप लोग बताओगे कौन से जो है जगह पे, स्थान का नाम बताइए कहां पर में इसकी स्थापना हुई थी, और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। लास्ट में इसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन अभी पहले आप लोग आंसर करिए। चैलेंज एक्सेप्टेड, देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, यही चीज आपको आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। आप देखिए पिछले 1.5 घंटे से अगर मैं कंटिन्यूअसली आपको उसी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ बिना किसी ब्रेक के सब कुछ, तो भाई आप समझिए कि आप लोग अगर मान लीजिए इतने अच्छे से कर लोगे, जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उतना ज्यादा हम आपके लिए कर पाएंगे, और उतना ही आपका भी फायदा होता जाएगा। तो आपने भी इसी मेहनत के साथ में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। भारतीय सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अब चलिए, सहायक संधि किसने लेकर आया था, आज ही हमने पढ़ा है। सहायक संधि कौन लेकर आया था, ठीक है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम ने इसको सबसे पहले स्वीकार किया था, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। बहुत सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव दो ये मराठा थे। देखो अगर आपसे बोला जाए कौन था मराठा शासक जिसने एक्सेप्ट किया था, मराठाओं में सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, मराठाओं के अंदर में तो पेशवा बाजीराव दो ने 1802 में एक्सेप्ट किया था। बट ओवरऑल पूरे भारत में सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम। भी जैसे ही यहाँ पर में वैकेंसी आई कि भाई सहायक संधि की वैकेंसी खुली है, कौन साइन करना चाहता है, तो हैदराबाद का निजाम, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, पागल कहीं का, ठीक है। उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसने पूरी अपनी सेना जो है समर्पित कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में सब्सिडरी अलायंस को साइन करने वाला सबसे पहले हैदराबाद था, ये याद रखना है। उसके बाद में फिर और भी बहुत सारे लोगों ने किया, मराठाओं में सबसे पहले पेशवा, ठीक है, बाजीराव दो जो थे उन्होंने किया था। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार के किस वामपंथी नेता ने, लेफ्ट विंग के नेता थे, जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा को पॉपुलराइज किया बिहार में। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरा बहुत देर तक मुझे कम से कम जो है इसका एग्जैक्ट प्रूफ आप लोगों के लिए ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी चीज आपको बताया वो प्रूफ होनी चाहिए। कभी मान लो आगे में क्वेश्चन आता है रिपीट होके और गलत आंसर आता है, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सके, आपको प्रूफ में दे सकूं, ठीक है। पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर कार्यानंद शर्मा जी है, ठीक है। आपका जो जो कल्चर जो पोर्टल है, ठीक है, उसके ऊपर में भी दिया हुआ है, बिहार सरकार के काफी सारे आर्टिकल्स उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वहां पर बताया गया कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के समय, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ में, ठीक है, कार्यानंद शर्मा जी भी थे, और इनका झुकाव वामपंथ के तरफ में था, मतलब कम्युनिज्म के तरफ में था, लेफ्ट विंग। इसी वजह से तो बिहार प्रांतीय किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जाके एसोसिएट हो गई बाद में, क्योंकि उनकी विचारधारा उनसे मिलती थी। तो कार्यानंद शर्मा जी थे जिनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बाद में अगर किसी का योगदान है तो कार्यानंद शर्मा जी का है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिन्होंने पॉपुलराइज किया बिहार प्रांतीय सभा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। तो मिशन 30 डेज 30 चैलेंज आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स तैयार है। आप लोग तैयार हो क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया था उन्होंने? अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन, ठीक है। ये बताइए आप लोग।
जी, आप लोगों को जो है फ्रेंड टेस्ट मिलने वाली है आप लोगों को इसके बाद में ही, सेशन के बाद में ही मैं आपको बताऊंगा। सेशन पूरा लेक्चर देखिए आप लोग, मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी आपको टेस्ट पूरी की पूरी। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे, उन्होंने भूमि मतलब जमीन को प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाए, ठीक है, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाए, इसको लेकर जो है उन्होंने आवाज उठाई थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उन्होंने कब इसको किया था? ठीक है, इस मांग को उन्होंने कब उठाया था, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है आप लोगों से। जी, तो देखिए फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन उन्होंने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर जो है जस्ट उनकी डेथ के जो है कुछ समय पहले उन्होंने किया था। ठीक है, काफी सारी जगह पे मैंने देखा इसका आंसर जो है आप लोगों का 1930s के अंदर में दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, उनकी डेथ जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है, ठीक है, उनकी डेथ 1950 के अंदर में हुई थी, आजादी के बाद में उनकी डेथ हुई है। उनकी डेथ के पहले जब देश आजाद हो चुका था तब उन्होंने मांग किया। अंग्रेजों से क्या मांग करेंगे? अंग्रेजों से तो ये मांग कर सकते हैं हम लोग कि कि भाई आप जो है आजादी दे दो करके। उनसे ये बोल सकते थे कि भूमि और जल मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दो, नहीं बोल सकते थे ना। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि उन्होंने जो है फ्रेंड्स अपने मृत्यु के पहले कुछ समय पहले जो है उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो बहुत यंग एज में नहीं किया उन्होंने। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? इनका आंसर हो जाएगा अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले, ठीक है, 3-4 साल पहले जो है उन्होंने ये मांग की थी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ए राइट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। इसको मैं रिवाइज करवा करवा के आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये याद रखिएगा। कई सारे जगहों के ऊपर में सोर्सेस के ऊपर में गलत आंसर दिया हुआ है, बट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जो है उनकी जीवनी और उनके जो पूरा का पूरा अलग अलग उनकी बायोग्राफीज है उसके ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत की आजादी के बाद में अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने इस मांग को उठाया था। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताइए आप लोग कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफर्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सब्सिडरी अलायंस दिया गया था उसके सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था? तो लॉर्ड जो सब्सिडरी अलायंस है ये याद रखना आप लोगों ने, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। निशा झा जी, इसको आप जो है आप बिफोर इज डेथ आप मानिए, ठीक है, बिफोर इज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत के अंदर में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत के अंदर में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है फ्रेंड्स वो माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को, क्योंकि इन्होंने 1757 के अंदर में, ठीक है, प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसी के बाद से भारत के अंदर में जो है अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो बंगाल के नवाब थे उनको पपेट नवाब बना दिया था, केवल कठपुतली नवाब, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हु वाज द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? भारत के अंदर में ब्रिटिश रूल की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में आया, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एई के पेपर में आया था 2022 के अंदर में। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। नाउ आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना, बिहार इन 1632 में एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी पटना में, किसने की थी? कौन सी कंपनी ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1632 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पटना में, आज जहां पर में पटना कलेक्ट्रेट है, वहां पर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आपको बताना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, किसके बाद में बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है आप लोगों की ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये बनाया था दो लोगों ने मिलकर। कौन थे ये दो लोग? एक थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के मंत्री या भारत के मामलों के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जो ब्रिटेन में लंदन में रहते थे, भारत के मामलों के मंत्री थे उस समय की सरकार में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, वायसराय,
1919 में। तो इन दोनों ने मिलकर जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया था, ठीक है। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर ये कानून बना, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर बना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लोगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन्हीं के नाम के आधार पर जाना जाता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के मंत्री ब्रिटेन में, और ये भारत के वाइसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। ये याद रखेंगे 1919। अच्छा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किसको कहा जाता है? मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मॉर्ले जो है वो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे जब 1909 का कानून बना था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के कानून को कहा जाता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड, दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था? 3 बार दिल्ली दरबार भराया गया, ठीक है। पहला वाला दिल्ली दरबार भराया गया था 1877 के अंदर में, दूसरा वाला भराया गया 1903 के अंदर में, ठीक है, 1903 के अंदर में, और तीसरा वाला भराया गया था 1911 के अंदर में। इस समय था लॉर्ड लिटन, इस समय में था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इस समय में कौन था? लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, ठीक है। तो आप बता दीजिए यहाँ पर में कौन दिया हुआ है? कर्जन दिया नहीं है, हर्डिंग दिया नहीं है, तो एक ही दिया हुआ है नाम यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पहला व्यक्ति था जिसके मतलब पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में आयोजित हुआ था। तो इस तरीके से अगर आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो वो भी आप लोग आंसर कर सकते हो। 4444 444 लाइक्स हो चुके हैं, 4444, ठीक है। क्या आप लोग एक बार दम लगा के हैशा बोल के यहाँ पर मैं इसको 5000 कर सकते हो? सभी के सभी जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके, ठीक है, सभी लोग। नाउ लॉर्ड लिटन के समय में क्या क्या चीजें हुई थी ये भी देख लीजिए। लॉर्ड लिटन, ये सफेद मुहा, ठीक है। जितने भी लोग नर्क में जाने वाले हैं वहां तक मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई तुमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लेकर आया, क्या दुश्मनी थी तुझे, ठीक है। लिट्टू, कहा क्या दुश्मनी थी? देखो, आर्म्स एक्ट कि यूरोपियन लोग हथियार रख सकते, भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते। क्यों भाई? क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? ठीक है। भारत की रानी घोषित कर दिया था क्वीन विक्टोरिया को, जो ब्रिटेन की रानी है वो भारत की रानी घोषित कर दिया था, उनको कैसरे हिंद की उपाधि दे दी थी उसने। क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देती थी 1877 में दिल्ली दरबार भराकर। पूरे भाई लिट्टू, ठीक है। तो ये इस तरीके का व्यक्ति था ये। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अंदर में पहले एज थी 21 साल, मैक्सिमम एज 21 साल थी, ठीक है। उसने घटाकर 19 साल कर दी। मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमारे भारत के अंदर में 19 साल के लड़के क्या कर रहे होते? 19 साल के लड़के लड़कियां, ठीक है, वो गाना सुन रहे होते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, ठीक है। कुछ दिन तक सुनते हैं, फिर बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। ये चल रहा होता है हमारे भारत के अंदर में। वो बोलता है कि 21 साल नहीं, 19 साल लास्ट एज है, 19 साल के बाद में तुम नहीं दे सकते। और यहाँ तो 40 साल तक जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो 21 से और कम कर दिया उसने, ताकि भारतीय लोग जो है, क्योंकि भारतीय लोगों को तो समय चाहिए होता था ना थोड़ा सा, मतलब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी भारत के अंदर में, तो उसने और कम कर दिया ताकि भारतीयों के एंट्रीज को कम किया जा सके सिविल सर्विसेज में। तो सिविल सर्विसेज में जो मैक्सिमम एज है 21 से भी घटाकर 19 किसने कर दिया था? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। तो बताना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं चलिए 4590 हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 400 लाइक्स हम लोग, 410 लाइक्स दूर है हम लोग, ठीक है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए आप लोग, ठीक है। और तैयार रहिए आप लोगों के महा चैलेंज के लिए, ठीक है। 30 डेज 30 चैलेंज, अपने आप को तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चा इस चीज को कर लेगा वो लाखों बच्चों से आगे निकल चुका होगा। और टारगेट यहाँ पर में है आप लोगों का टॉप 100 में लेकर आने का। जो बच्चा टॉप 100 में आएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जनरल कैटेगरी से जो बच्चा ओवरऑल, ठीक है, ओपन कैटेगरी के अंदर में टॉप 100 के अंदर में आएगा, उस बच्चे को जो है टीचिंग परीक्षा की तरफ से लैपटॉप भी मिलेगा, जो टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट रहेगा उनको। इसी वजह से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि मुझे हर एक जो बच्चा है टॉपर लिस्ट के अंदर में वो टीचिंग परीक्षा से चाहिए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम मेहनत करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 1872 के अंदर में लॉर्ड मेयो, ठीक है, इनकी हत्या, ठीक है, कहां पर में हुई थी? आपको बताया ना मैंने कि एक गवर्नर जनरल और 2 भारत के वायसराय जिनकी हत्या हुई है। तो बताइए कौन थे जिनकी हत्या हुई थी? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में? लॉर्ड मेयो जो थे, ठीक है, 1872 के अंदर में इनकी हत्या हुई थी, ठीक है। कहां पर में? पोर्ट ब्लेयर के अंदर में
अंडमान के अंदर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर में थे, तो इनकी हत्या हो गई थी वहां पर में। इनकी हत्या जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि एक अफगान व्यक्ति था जिसने उनकी हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था, ठीक है। इन्हीं के समय में आप लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ था। इनके समय में आप लोगों ने देखा हुआ है कि भारत के अंदर में सेंसस की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, आप लोगों को याद है जनगणना भारत के अंदर में किसके समय में स्टार्ट हुई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत के अंदर में, 1872 में। वो बात अलग है कि पूरी कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के समय में, लेकिन पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी, ठीक है। चलिए, ओके। तो एक अफगान व्यक्ति था, एक अफगान व्यक्ति था जिसको वहां पर में काला पानी की सजा दी गई थी, शेर अली उसका नाम था, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम था शेर अली, शेर अली, उसने हत्या कर दी थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो की। शेर अली ने, किसने की थी? तो ये भी याद रख सकते हो, शेर अली ने, 1872 के अंदर में। ना फ्रेंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के से संबंधित है? देखो 1857 का जो विद्रोह था उसमें मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स कौन थे? मैक्सिमम लोग जो है वो विद्रोही सैनिक थे। सैनिक विद्रोह ही से तो शुरुआत हुई थी मेरठ के अंदर में, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के खत्म होने के बाद में एक आयोग बनाया गया, मैंने पेड क्लास के अंदर में आपको बताया था इसका, और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो पील कमीशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। पील कमीशन में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर मैं पील कमीशन, जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को पील कमीशन दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पूरा का पूरा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, पील कमीशन क्या। तो ये देखिए वो स्लाइड है जो हम लोगों ने पढ़ा था पील कमीशन के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पील कमीशन का जो गठन है वो कब किया गया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। इसमें यह बोला गया कि भाई भारतीय जो राजे रजवाड़े हैं, ठीक है, जो भारत के भारतीय सैनिक है उनका अनुपात कम किया जाएगा और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। 1857 के विद्रोह के पहले 5:1 था, मतलब हर 5 भारतीय सैनिकों के बदले में केवल एक यूरोपीय सैनिक था, ठीक है। बोला गया कि पूरे भारत का जो अनुपात है वो होना चाहिए 2:1, ठीक है। स्पेशली बंगाल के एरिया के अंदर में 2:1, ठीक है, चलेगा। और यहां पर में बाकी मद्रास और बॉम्बे में अलाउ किया गया था कि 3:1 कर सकते हैं, मतलब हर 3 इंडियन लोगों के ऊपर में एक यूरोपियन व्यक्ति। बट कुछ भी करो, पूरे पूरे भारत का जो एवरेज निकल कर आएगा वो रेशो ये निकल कर आना चाहिए, ठीक है, 2:1 निकल कर आना चाहिए, ठीक है। चाहे अगर आपको इधर में बढ़ाना है 3:1 करना है मैक्सिमम, तो बंगाल में कम करो, ताकि आर्मी अगर कहीं पे कम पड़े बंगाल में तो कहीं और से मंगाई जा सके, ठीक है। तो ओवरऑल भारत का 2:1 जो है वो रेशियो होना चाहिए था, 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि हर 5 इंडियन पे पहले एक यूरोपियन था, अभी 2 पे 1 होना चाहिए कम से कम। अब ऑब्वियस बात है, बराबरी तो कर नहीं सकते थे क्योंकि भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा है भारत में। तो पील कमीशन का गठन किया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों को जो है फ्रेंड जो 30 डेज आपका चैलेंज है उसके अंदर में भी हम लोग डालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर, ठीक है, और ज्यादा बेहतर जो है वो करवाई जा सके, आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जा सके, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आप सभी के सभी 30 डे 30 चैलेंज के अंदर में पील कमीशन और ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? बताइए। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन 2023 में, और आपका 2017 में ऑलरेडी 69वीं बिहार जूनियर की एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सर आज की क्लास के लिए सैल्यूट, थैंक यू शारिक अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, एक बार शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, ठीक है, दबा के एक बार शेयर मार दीजिए हर जगह पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा भी कुछ किया और आप लोगों को उसकी रिस्पेक्ट है और आप लोग चाहते हो कि ऐसी और भी सेशन हो, ठीक है, तो अपना योगदान जरूर दीजिएगा आप लोगों की। गुरु दक्षिणा यही होंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी, तो रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा है वो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को पड़ी गई थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन जो था उसके हाथ में सत्ता दे दी गई, ठीक है। ये उद्घोषणा कहां पर में पड़ी गई थी ये भी बता दीजिए आप लोग। इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद में पड़ी गई थी ये उद्घोषणा। किसने पड़ी थी? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने पड़ी थी। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर में, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो कि जो आपको 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए वो कितने काम के आपके। देखिए टीआरई तक में उसके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए आप लोग।
जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए वो जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, कोर्स में भी और 10,000 वाले क्वेश्चंस के बैच में भी, ताकि आपको दोनों फायदे मिल सके अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2017 में आया था, तो क्वेश्चन इस तरीके से था वो, ठीक है। यहाँ पर में इतना ऑप्शन इस तरीके से थे। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा किस वर्ष आई थी, तो 1858 के अंदर में, ठीक है। चलिए आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जब भी आप लोग कितने लोग हैं जो टॉप, जो है मेरा जो एक सपना है टीचिंग परीक्षा का सपना, आपकी अपनी टीचिंग परीक्षा का सपना, आपके माता पिता के सपनों के साथ में अलाइंड, आपके सपनों के साथ में अलाइंड, कि आप लोगों को टॉप रैंक में लेकर आना है। तो इस तरीके से जब भी जो भी बच्चा टॉप करेगा, ठीक है, जो बच्चे टॉप लिस्ट में आएंगे टीचिंग परीक्षा के, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के लिए एएसएपी पूरे बिहार, पूरे यूपी के अंदर में और पूरे क्षेत्र के अंदर में आप लोगों के उधर में आप लोग इस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर में आपकी फोटो दी जाएंगी आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से इस बार दी थी, ठीक है। हमने अलग अलग मल्टीपल टाइम्स दी है और इस बार भी। आज अपने आप से प्रॉमिस करो, ठीक है, कि टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आपने, ठीक है, टॉपर बनना है। एक ये न्यूज़पेपर जब आपकी फोटो आएंगी ना, उसको संभाल के रखना है आपने, ठीक है। उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया, उन सभी लोगों को दिखाना है जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इसको संभाल के रखना है एक प्राउड मोमेंट के तौर पर, ठीक है। आपके आसपास वाले लोग आने चाहिए आपके पास में लेकर कि देखो आज तुम्हारे पेपर में आज तुम्हारी फोटो आई है। आपके पिताजी को, आपके माताजी को, आपके हस्बैंड को, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके सासू माँ को कोई जाके दिखाना चाहिए, अरे देखिए देखिए आपके फोटो आई है, ठीक है, आपके बेटे की, आपकी बेटी की, आपकी बहू की, आपकी पत्नी की फोटो आई है पेपर में, ठीक है। ये होना चाहिए। वो सपना देखो और उसके लिए पढ़ाई करो। हर वो चीज जो आपको मोटिवेट करने के लिए हम कर सकते हैं वो सारी चीजें आपके लिए करेंगे, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा का एक एक अभ्यर्थी जो है मुझे सेलेक्टेड चाहिए और टॉप रैंक्स के अंदर में चाहिए। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो क्वेश्चन थे, और मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप सभी बताओगे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, वो कौन से साल में आया था, 1909 में या 1919 के अंदर में, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, वो 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक और सिंपल तरीका है, नीचे में लिंक्स दी गई है, उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हो। मुझे उम्मीद है कि टेस्ट जो है वो टीम प्लीज एक बार मुझे प्रोवाइड करवा देंगे आप, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टीम के द्वारा मुझे बताया जा रहा है कि दैनिक जागरण के अंदर में भी आया था और हिंदुस्तान के अंदर में भी आया हुआ था आप लोगों का। तो अलग अलग न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, या आपके आजू बाजू में कौन सा न्यूज़पेपर आता है, आपके आसपास में कौन सा न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, उन सभी के जो है आप लोगों का, ताकि आपके हर एक व्यक्ति तक आपको जो पहचानते उस तक ये पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की टेस्ट जो है मैं आपको बता दूं, टेस्ट जो है आप लोगों की अपलोड की जा चुकी है। आपको क्या करना है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाना है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लेंगे जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे जाना है आप लोगों ने, और एप्लीकेशन पर जाकर आप लोगों का जो होम पेज है उसमें आप लोगों को यहाँ पर में अलग अलग टाइल्स दिखेंगी, ठीक है, अलग अलग टाइल्स है यहाँ पर में एक है फ्री कंटेंट का, ठीक है, फ्री कंटेंट का एक ऑप्शन है फ्री कंटेंट का। उसके अंदर में जब आप जाओगे तो वहां पर में आप लोगों को आज की टेस्ट मिल जाएंगी, आज की जो टेस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएंगी इस फोल्डर के अंदर में, ठीक है। देख लीजिएगा कि कहां पर में वो फोल्डर है, फ्री कंटेंट नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर में आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। वो टेस्ट आप लोग दीजिए और फिर मुझे स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। सेशन कैसा लगा वो बता देंगे आप लोग, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को शेयर कर देंगे, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिल सके इसी तरीके से, ठीक है। और क्या क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर मैं बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लगाई गई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का यहाँ मुझे बताया गया है कि दैनिक भास्कर के अलग अलग इसमें हिंदुस्तान के अंदर में आपका आया हुआ है, ठीक है। इवन कंप्यूटर टीचर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये भी आप लोग यहाँ पर में भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस जो है यहाँ पर में आप लोग देखिए इस तरीके से पूरा जो बच्चे हैं यहाँ पर में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला, कंटिन्यूसली कभी करीब 29,000 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन जो है टीचिंग परीक्षा से हुआ है, जो हमारे पास में पूरी जानकारी आई है, ठीक है, बच्चों के मैसेजेस जो आए उसके अनुसार, ठीक है। आप देख सकते हो कि क्यों हुए, क्योंकि एग्जैक्ट जो पढ़ाया वही आप लोगों के एग्जाम में आया, मल्टीपल आपको प्रूफ के साथ में दिखा रहे, प्रूफ प्रत्यक्ष, ठीक है। आप देख सकते हो सारे के सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया और क्या हमने पढ़ाया था आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर में।
तो टीचिंग परीक्षा ने जो पढ़ाया वही आया। ये एक स्लाइड में भी पूरा नहीं आ पा रहा, अलग हमको मल्टीपल आपको दिखाना पड़ रहा, और इससे भी अब कितने दिखाएंगे, कितना भर जाएगा वो पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से टीआरई 4 के अंदर में भी आप लोगों ने मेहनत करनी है। ठीक है, और टीचिंग परीक्षा आप लोगों के साथ में है। ठीक है, आप टीचिंग परीक्षार्थी हो, और आप परीक्षार्थियों की सफलता में ही हमारी सफलता है। आप लोगों को जब रैंक लेकर आओगे तो आपके माता पिता को जितनी खुशी होगी उतनी ही हमें भी होगी, जितनी खुशी आपको होगी उतनी खुशी हमें भी होगी। और ऐसे ही हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स मिलकर मेहनत करनी है और आप लोगों को सफलता हासिल करवानी है। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और जो बच्चे अभी तक टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े नहीं है वो जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता शुरू कर सकते हैं। ओके, एक बार टीम नंबर दिखा देंगे यहाँ पर में, देखिए 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर, वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले 10 मिनट तक मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा भी आप लोगों के, तो प्लीज कमेंट के अंदर में जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग अगले 10 मिनट तक। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और स्कोर कितना आया वो भी बताइएगा मुझे टेस्ट के बाद में। थैंक यू, बाय।